तो दोस्तों आज क्या पढ़ना है सर? आज हमें एक नया एक्ट, यदि बात नहीं करना वरना उधर बैठना पड़ेगा, है ना। आज हमें अपना नया एक्ट पढ़ना है जिसका नाम है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। ठीक है, अब देखो भाई, जैसा नाम वैसा काम। नाम से पता लग रहा है कि सर ये वो एक्ट है जो किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा? किसके ऊपर? गुड्स के ऊपर एप्लीकेबल होगा। किसके ऊपर? सिर्फ और सिर्फ गुड्स के ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल किया जाता है। और वो गुड्स कब बेचे जाए, क्या करे जाएंगे सर? अगर वो गुड्स बेचे जाएंगे, तो इसलिए चैप्टर का नाम लगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। तो सर पुराने जमाने की कहानी है। देखो आज से कई साल पहले यानी 1930 में तुम्हारे जैसे एक नालायक बालक था, तुम्हारे जैसे एक नालायक बालक था जिसका नाम था सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, है ना। वो पिताजी के पास पहुंचा तुम्हारी तरह, और पिताजी से कहने लगा आज से आपके मेरे रिश्ते। बताओ यार, चप्पल लगनी चाहिए नहीं लगनी चाहिए थी? हाँ, चप्पल तो पड़नी चाहिए थी। लेकिन भाई पिताजी उसके बहुत अच्छे थे। पिताजी कहने लगे भाई सीधा सीधा बोलो, क्या चाहते क्या हो, सीधा सीधा बोलो। तो बालक इतना नालायक था, बालक ने ये बोला कि पिताजी आज से मेरा नाम अलग कर दो। आज से मेरी जगह अलग कर दो, है ना। आज से मेरा, है ना, आपसे रिश्ते नाते भी क्या कर दो? अलग कर दो। यानी कि कोई भी आज के बाद ये ना कह पाए कि भाई मैं तुम्हारा हिस्सा था, ठीक है, राइट, या मैं तुम्हारे साथ जुड़ा था। मेरा घर, परिवार, एड्रेस, समय सब बदल दो, ठीक है ना। हालांकि ये डायलॉग तो वैसे पिताजी बोलते तो जायदाद से बेदखल करता हूं, लेकिन बेटे ने ही बगावत कर दी तो बेटा नालायक निकला। तो ये बगावत उसने कब करी? 1930 में उसने बगावत करी। समस्या है कि जो ये बगावत वो बोल रहा है अपने पिताजी से। पिताजी कौन है, बाप कौन है? तो भाई जो बाप थे वो थे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और पिताजी का देखो दिल, है ना, टूटने के बाद भी, छन्नी होने के बाद भी, पिताजी के अंदर जब ये बालक रहता था, पिताजी के घर में जब ये बालक रहता था, तो इसका एड्रेस था 76 से लेकर 123। क्या एड्रेस था इसका? 76 से लेकर 123 का मतलब समझे? सेक्शन 76 से लेकर सेक्शन 123 तक ये पिताजी के घर में रहता था। लोग इसको इस एड्रेस से जानते थे, इस नाम से जानते थे। ओए 76 इधर ही हो, क्या कि नहीं बात, ठीक है ना। ओ 99, ओ 111 ऐसे बोला करते थे। लेकिन भाई बगावत के बाद बोला कि पिताजी आज से मैं 76 से लेकर 123 तक आपका, मेरे नाम के आगे से अपना नाम हटा दो, अपने नंबर के आगे से मेरे नंबर हटा दो। तो बताओ पिताजी क्या ना करते? मरता क्या नहीं करता भाई, पिताजी क्या नहीं करते? तो पिताजी ने अपने घर में से ये सारे के सारे नंबर क्या कर दिए? डिलीट, है ना। अब ये बताओ, तुम्हारी एक्स से तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, पर दिल से थोड़ी डिलीट हो गई। देख रहा है विनोद कितना कितना दुखी है कि नहीं बात? दिल से डिलीट नहीं हो पाए। तो ये बताओ, जब तुम अपनी एक्स को दिल से डिलीट ना कर पाए, तो बाप अपने बेटे को, बच्चों को दिल से डिलीट कर देगा क्या? तो पिताजी के दिल में ये स्थान आज भी है नहीं, खाली पड़े। यानी पिताजी ने बोला कि मैं अपने अंदर से 76 से लेके 123 डिलीट कर दूंगा, इसके अलावा किसी और को ये नंबर नहीं दूंगा। और देखो पिताजी का दर्द समझो, उन्होंने आज तक ये नंबर किसी और को दिए ही नहीं। सीधा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब 75 पे खत्म हुआ, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का अगला पड़ाव शुरू हुआ सेक्शन 124 से, जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, जिनको हम नाम देते हैं स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स। क्या नाम देते हैं? वो सेल्स ऑफ, है ना, उसके बाद हम पढ़ेंगे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, उसको नाम देते। तो पिताजी के दिल से ये नंबर तो डिलीट नहीं हुए, पर क्या हो गए? खाली हो गए। यानी आज अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट के दरवाजा खटखटाओगे तो 76 से लेके 123 कमरों के ऊपर कोई नेम प्लेट नहीं है ना। और पिताजी बोल देते हैं इस तरफ देखना मत, इस तरफ। बच्चे बेचारे देखो कितने इमोशनल हो रहे हैं, कभी आंख से आंसू पहुंच रहे हैं, नाक से भी आंसू निकल रहे हैं। बताओ इमोशनल कहानी है, तो इमोशनल होने में बुराई क्या है कि नहीं बात। लेकिन वो खतरनाक बच्चे ने ये जब ये बोला कि मुझे ये नंबर डिलीट कर दो, तो उसके नंबर कहां से शुरू होंगे? 1 से।
उसने बोला मुझे अपने बाप से कोई लिंक नहीं चाहिए, मेरे अपने नंबर 1 से शुरू करो ताकि कोई ये ना जान पाए कि 76 से था। यानी सेल्स ऑफ गुड एक्ट का जब नया जन्म हुआ तो उसके नंबर 76 से नहीं लिखे, कहां से लिखे? देख रहे हो बगावत के सुर कितने दूर तक चले गए। नंबर भी अलग, बिल्कुल एड्रेस भी अलग। एड्रेस का ईयर कौन सा निकला? 1930। तो ईयर भी अलग, एड्रेस भी अलग और बातें भी बिल्कुल अलग की गई, ठीक है ना। जब ऐसा हुआ तो पिताजी का एक छोटा सा अंश बच्चे के साथ रह गया था और वो वर्ड था इंडियन। क्या वर्ड था? क्योंकि पहले नाम था जो नाम है हमारा कॉन्ट्रैक्ट का, वो नाम था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो अंग्रेजों ने बच्चे को जब जन्म दिया 1930 में, तो अंग्रेजों का जमाना था ना, अंग्रेजों ने जब बच्चे को जन्म दिया तो बच्चे का नाम रखा इंडियन सेल्स ऑफ गुड एक्ट। तो पापा से मैच कर रहा था, नहीं कर रहा था? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और इंडियन सेल्स पापा से मैच कर रहा था। पर बच्चा इतना नालायक निकला, कह रहा था पिताजी से नाते तोड़ने हैं तो सरनेम तक भी क्या कर दो, सरनेम भी हटवा दिया। सोच रहे हो अगल बगल वाले एक दूसरे को देख रहे हैं, तू ही होगा ये, है कि नहीं बात? तो जज साहब ने बोला टिल 1930 सारे के सारे गुड्स से रिलेटेड जितने भी प्रावधान थे वो कहां थे? समझ गए? 1930 में कितने सेक्शन डिलीट कर दिए गए? दिख रहा स्क्रीन पर, है ना। फिर लेकिन भाई हुआ ये क्या कि बाद में उसका नाम के आगे से क्या डिलीट करा दिया बच्चे ने? इंडियन वर्ड डिलीट करा दिया, ठीक है। और उसका अब जो हम पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं? सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930। अच्छा, सेल्स ऑफ गुड एक्ट जब 1930 में आया, भाई कोई तुमसे पूछे तुम्हारा बर्थडे कब है, तुमने बोला भाई मेरा बर्थडे था 1990 का, लगते भी 1990 के तुम, है कि नहीं बात? तो 1990 में कोई डेट तो होगी या पूरा 1990 बर्थडे बनाया होगा रोज? सेल्स ऑफ गुड एक्ट की डेट क्या थी? क्या डेट थी बाबू? 1 जुलाई। यानी सेल्स ऑफ गुड एक्ट जब देश पर लागू हुआ तो वो 1 जुलाई से लागू कर दिया गया। कब से लागू किया गया? 1 जुलाई से। और 1963 में क्या वर्ड डिलीट कर दिया गया? तो ये बात खैर एग्जाम में पूछी नहीं जाती, पहले एमसीक्यू पेपर आता था लॉ का भी, तब पूछ लिया करते थे, अब खैर पूछी नहीं जाती। पर मुझे ये याद होना चाहिए कि मेरे देश में सेल्स ऑफ गुड एक्ट जब एप्लीकेबल हुआ 1930 में, तो कब एप्लीकेबल हुआ? 1 जुलाई को। बर्थडे आने वाला है ना, केक कटेगा, ताली बजेगी, ठीक है, राइट। कब है बर्थडे इसका? बस आने वाला है, 1 जुलाई को बर्थडे आने वाला है भाई, ठीक है ना। 1 जुलाई 1930। कितने साल का हो जाएगा बच्चा? भाई साहब 95 साल का बच्चा हो जाएगा, बताओ। है कि नहीं बात? कॉन्ट्रैक्ट का बच्चा कितने साल का हो गया? 95 का ईयर का 1 जुलाई को हो जाएगा भाई। सेंचुरी 5 साल बाद हो जाएगी। तो तुम सीए बन चुके होंगे, है ना। सर बोलो, बात समझ में आ गई? ठीक है। अब जब हम सेल्स ऑफ गुड एक्ट के पास पहुंचे तो सेल्स ऑफ गुड एक्ट ने बोला कि देखो पहला सेक्शन जो होता है ना, सेक्शन नंबर 1 जो हर एक्ट का होता है वो सेम होता है। सेक्शन नंबर 1 किसी भी एक्ट का पढ़ोगे तो ये लिखा मिलेगा, दिस एक्ट इज कॉल्ड सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एप्लीकेबल ऑन द सेल्स ऑफ गुड इन ऑल ओवर द इंडिया इंक्लूडिंग JNK। पूरे इंडिया पे ये एप्लीकेबल होता है इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। तो एक्ट, किसी भी एक्ट का सेक्शन में इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, वो एक लाइन लिखी होती है कि इस एक्ट का नाम ये है, ये इसके ऊपर लगा जाता है, और हमारे देश में पूरे इंडिया पे लगता है, जम्मू कश्मीर में। बांग्लादेशी को मत लपेट लेना, है कि नहीं बात? सिर्फ किसके ऊपर लगेगा? ना नेपाल को लपेटना, ठीक है। मोमोज खाते खाते कहने लगे सेल्स ऑफ गुड एक्ट लगेगा, है कि नहीं बात? नहीं भाई, नेपाल में नहीं कर सकते हम ये काम, समझ में ना बात? इंडिया में मोमोज खा रहे हो, उसके ऊपर लगा दो क्या? सेल्स ऑफ गुड एक्ट। बिल्कुल बात जमती है, लेकिन नेपाल में, इसलिए सेक्शन 1 ये बताता है कि बाउंड्री क्या है। बाउंड्री है इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू। इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर का प्रावधान इसलिए चला क्योंकि आज से कई साल पहले जम्मू कश्मीर के लॉज अलग होते थे, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। लेकिन अब जम्मू एंड कश्मीर को क्या बना दिया गया? यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो फिर वो दिल्ली, पौंडुचेरी जो यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी जैसे लॉ जम्मू कश्मीर के ऊपर लगाए जाते हैं। तो इसलिए पूरे इंडिया पर अभी सेल्स ऑफ गुड एक्ट एप्लीकेबल होता है। लेकिन सेक्शन 4(1) ने सबसे खतरनाक बात जो बोली, जो आज पढ़नी है, जो आज सबसे खतरनाक बात पढ़नी है, वो पढ़नी है सेक्शन 4 की। किसकी पढ़नी है बाबू? सेक्शन 4 ब्रैकेट में 1। ये कहता है कि सेल्स ऑफ गुड एक्ट का कंटेंट होता क्या है ना।
भाई जैसे अगर कोई बंदा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेगा तो बोलेगा कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। तुमने बचपन में पढ़ा होगा, कॉमर्स के बच्चों ने पढ़ा होगा पार्टनरशिप, तो पहले पूछा जाता पार्टनरशिप क्या होती है भाई। फिर तुमने बचपन में पढ़ा होगा 11वीं 12वीं में कंपनीज एक्ट, कॉल्स इन एरियर फॉर फ्यूचर, तो तुमने फिर पढ़ा होगा भाई कंपनी होती क्या है, पहले तो ये तो बता दो ना, लिमिटेड लायबिलिटी अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो किसी भी एक्ट को शुरू करने का सबसे पहला तरीका तो ये होता है कि सेक्शन धारा 1 में लिखा होता है कि कहाँ कहाँ लगता है, फिर उसके बाद वाली धाराओं में लिखा होता है कि ये होता क्या है भाई, ये तो बता दे। आगे तो जब पढ़ूं पहले ये तो बता दे कंपनी क्या होती है, पहले पार्टनरशिप क्या होती है बता दे, फिर पढ़ूंगा आगे पार्टनरशिप में क्या चलता है क्या नहीं चलता, इक्वल रेशियो, दुनिया भर की बातें। तो सबसे पहला सेक्शन 4 सेक्शन 1 ये बताता है कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड इज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है बाबू, क्या बोला मैंने, सेल का कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है ये तो बता दो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है, बात समझ में आई। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय, ऐसे ही किताब में देखोगे तो एक लाइन में खेला खत्म है कि नहीं बात, लेकिन मैंने उसकी कितनी चीजें बनाई है, 7, कितनी चीजें, वेयर बाय सेलर ट्रांसफर, एग्री टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी इन गुड्स, है ना, टू द बायर फॉर अ प्राइस। एक एक शब्द हीरे के समान है, एक एक शब्द क्या है, हीरे के समान है भाई, क्योंकि आज की क्लास में देखो सिर्फ यही पढ़ना है, एक पूरी क्लास 7 शब्द में निकल जाए, है ना, यही लॉ पढ़ने का तरीका होता है। एक पूरी क्लास सिर्फ कितने शब्द पर, 7 पर। एक सेलर और एक क्या होगा, एक सेलर होना चाहिए, एक बायर होना चाहिए। इसकी इंटरप्रिटेशन सिर्फ यही निकलती है, सेलर और बायर नहीं, इसकी इंटरप्रिटेशन निकलती है कि एक सेलर एक बायर इसलिए होना चाहिए, तो क्या तुम खुद को सामान बेच दोगे, अपने शीशे के सामने खड़े हो, कितने का लगाएगा, तेरे लिए 10,000 का, पागल हो रहा है, खुद से बातें कर लोगे, वहां घर वाले डर जाएंगे। अपना अपना बच्चा अपने से बात कर रहा है, मेल मोंजुली का तो नहीं आ गई है कि नहीं बात, खुद से ही बात है, ठीक है। तो मैंने एक चीज तुम्हें बताई है, हमेशा याद रखना, जीवन में हमेशा याद रखना कि किसी भी कोर्ट में, इंडिया का नहीं दुनिया के किसी भी कोर्ट में 2 केस नहीं जाते, एक खुद के ऊपर। अच्छा बताओ, मैं खुद को अगर मोबाइल महंगा बेच दूं और फिर मैं केस कर रहा हूं कि एमआरपी तो 20,000 है, बेच दिए 25 में, खुद के ऊपर केस कर रहा हूं, समझ रहे हो ना, देख रहे हो अच्छा विषय, एमआरपी 10,000 थी, कितने का बेच दिया, 20 में, तो जज सजा किसे सुनाएगा और जज फेवर में किसको देगा, तो जज ही बेचारा पागल नहीं हो जाएगा। दूसरा, एक तो खुद के ऊपर केस नहीं आते पूरी दुनिया में, और एक भूत प्रेत और आत्माएं नहीं जाती दुनिया कोर्ट में, समझ में आई ना बात, समझ रहे हो ना बात। सर मुझे एक आत्मा परेशान करती है सर, मैं उसके ऊपर केस करना चाहता हूं, बोलो, तो भैया जज ने बोला भाई देखो ऐसी बातें मत करना, जज बहुत डरपोक होते हैं, जज कहते हैं भाई ऐसी बातें मत करना, एक तो खुद पे केस मत करना, अलाउड ही नहीं है, और एक भूत प्रेत आत्माएं मरे हुए इंसान पे केस मत करना, उससे कह दो कब्र से निकल के पैसे दे दे, अरे कब्र से निकाल लोगे उसे, है कि नहीं बात, बोलो। इसलिए दुनिया में 2 ये कॉमन लॉ है, सेल्फ के ऊपर केस नहीं हो सकता और भूत प्रेत आत्माओं के ऊपर केस नहीं हो सकता, है ना। वो स्त्री का लाना, स्त्री तुम्हें उठा के ले गई, फिर तुम केस कर रहे हो, खिला भी नहीं रही पिला भी नहीं रही, कुछ भी है, भूखा रख रखा मुझे, समझ रहे हो, ऐसा केस मोंजुलियों के ऊपर केस मोंजुलिका के ऊपर हो सकता है अगर वो इंसान है तो दिमागी तौर पर बीमार थी, लेकिन किसी मरने के बाद व्यक्ति के ऊपर केस नहीं हो सकता। इसलिए बाबू हर एक्ट में क्या वर्ड इस्तेमाल होता है, यहां सेलर और बायर क्या दिखाते हैं, समझ गए। अब बच्चों को बहुत हल्की बात लगती है, सर ये तो बताने वाली बात है, एक सेलर होना चाहिए, एक बायर होना चाहिए, पर यहां सेलर और बायर बताना क्या चाहते हैं कि 2 पार्टीज होनी चाहिए, एक पार्टी खुद से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, इतनी बात समझ आई। तो सर सेलर और बायर को हमने डिकोड कर दिया, अब आती है बात ट्रांसफर। अजीब सी बात है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की डेफिनेशन में ही सेल वर्ड इस्तेमाल नहीं किया, अजीब बात नहीं है भाई, सेल्स ऑफ गुड एक्ट की डेफिनेशन में क्या वर्ड इस्तेमाल नहीं किया, सेल की जगह पर इस्तेमाल किया, ऐसा क्यों भाई, ये क्या लोचा है, सेल्स ऑफ गुड एक्ट पढ़ा रहे हो, सेल वर्ड यूज नहीं कर रहे, सेल की जगह क्या इस्तेमाल कर रहे हो, ट्रांसफर। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि कई बार कुछ बार्टर सिस्टम भी चल सकते हैं, जो आज मैं पढ़ाऊंगा आपको, कि भैया तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूं, तो यहां पैसे तो है नहीं ना, ठीक है। सर आप मुझे बोल रहे हो सर आप मुझे पढ़ा दो मैं आपको मोबाइल दूं, पैसे तो नहीं है ना, तो जब पैसे नहीं है तो सेल की जगह क्या वर्ड यूज कर सकते हैं हम, ट्रांसफर।
तो इसलिए सेल की जगह क्या वर्ड यूज हुआ है बाबू? सेल की जगह क्या वर्ड यूज हुआ है? दूसरा वर्ड डिकोड हो गया। एक सेलर होता है और एक दूसरा ट्रांसफर। सबसे खतरनाक बात सुनना ध्यान से, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने तुम्हें सामान बेचा नहीं है भाई, मैंने तुम्हें सामान, लेकिन मैं तुम्हें सामान बेचने का वादा करता हूं, जिसे तुम बोलते हो क्या? बुकिंग। भाई बर्थडे तुम्हारा, मान लो बर्थडे आ रहा है किसी बच्चे का, तो बर्थडे पर तुमने केक बुक कर दिया। समझ में ना बात? कि भाई इस डिजाइन का केक बनवाएंगे, अपनी फोटो लगवाएंगे, अपनी फोटो में अपनी गर्दन खुद ही काटेंगे हम, ठीक है? समझ में आई बात? अब तुमने अपनी फोटो दी तो केक पे तुम्हारी फोटो तो छपेगी। वो चला था ना बीच में ट्रेंड, फोटो वाला केक बनते थे ना, तो फोटो तुम्हारी तो बनेगी। अब कार्तिक का बर्थडे, मैं कह रहा मैं तो अपने केक पे छोटा भीम बनवाऊंगा, ठीक है भाई? छोटा भीम तो कार्तिक के लिए बनेगा ना, मैं अपने बर्थडे पे क्यों काटूंगा? वो काटेगा। तो ये बताओ, छोटे भीम बनवा दिया आपने, लेकिन ये डिलीवर कब होगा? जिस दिन बर्थडे होगा, लेकिन बुकिंग आज कर दी, क्या ये सेल होगा? फिर तो इस प्यार को क्या नाम दिया जज साहब ने? यानी कि सेलर सेल और एग्रीमेंट टू सेल। अब इसको कैसे बोलेंगे? सेलर ट्रांसफर और एग्रीमेंट टू ट्रांसफर। इसका मतलब सेल्स ऑफ गुड एट कहता है कि मैं खाली सेल्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता बाबू लोग, मैं सेल्स के साथ साथ एग्रीमेंट टू सेल पर भी, यानी फ्यूचर में होने वाली सेल पर भी डिपेंड, और फ्यूचर में होने वाली सेल पर भी लागू होऊंगा। यानी सेल्स ऑफ गुड एट करंट सेल पे भी लागू होता है और फ्यूचर में होने वाली सेल पर भी लागू होता है, जिसे आप बोल देते हो बुकिंग। तो एग्री टू सेल को एक आम आदमी क्या बोलता है? भाई मैं बुकिंग कराया हूं, है ना? प्री ऑर्डर कह दो, गाड़ी लेने गए, गाड़ी बुक कराए, डिलीवर होगी बाद में, ठीक है? तो बुकिंग भी किसमें कवर होती है? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में कवर होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सर सेल्स ऑफ गुड एक्ट में मैंने सेल कर दिया या सेल करने का वादा कर दिया, क्या? गुड्स नहीं, क्या? कोई भी सामान तुम्हारा कैसे कहलाया जाएगा, ये कैसे पता लगेगा? तुम्हारे नाम पे क्या होना चाहिए? वो बिल ही क्या होता है? तो बिल को सेल्स ऑफ गुड एक्ट क्या बोलता है? और प्रॉपर्टी को आसान सी भाषा में बोल सकते हैं ओनरशिप, ठीक है? आसान सी भाषा में क्या बोल सकते हैं? तो इसका मतलब सेलर बेचेगा या बेच रहा है, ओनरशिप किसको? बायर को। सबसे खतरनाक बात, ओनरशिप तो बेच रहा हूं मैं किसी को मालिक तो बना रहा हूं, पर किसका मालिक बना रहा हूं? नहीं, बायर को मालिक तो बना रहा हूं, पर किसका मालिक बना रहा हूं? तो सेल्स ऑफ गुड एक्ट में, है ना, मैंने जज साहब की आत्मा को थैंक यू बोला, कम से कम सेल्स ऑफ गुड एक्ट में गुड्स का नाम तो ले लिया, पता लगा नाम इसका बदल देते तुम, है कि नहीं बात? तो सेल्स ऑफ गुड एक्ट में किसकी ओनरशिप जाएगी? और भैया क्यों जाएगी? क्यों जाएगी? क्यों? बाप बड़ा ना भैया। तो जज ने बोला भाई पैसे के लिए जाएगी। किसके लिए जाएगी? अब इस डेफिनेशन को ध्यान से देखो तो अब तुम समझ चुके हो। अगर पहले मैं हिंदी में बोलता हूं, एक सेलर बेचेगा, एक सेलर बेच रहा है या बेचेगा, ओनरशिप किसकी? सामान की। किसको? बायर को। क्यों? पैसे के लिए, है ना? एक सेलर क्या बेचेगा? ओनरशिप बेचेगा। किसकी बेचेगा? सामान की। और क्यों बेचेगा? पैसे के लिए बेचेगा। यानी जज ने बोला कोई बंदा अगर सामान बेच रहा है तो क्यों बेच रहा है? पैसे के लिए बेच रहा है। अब इसकी इंटरप्रिटेशन क्या निकली, सुनना ध्यान से। मैंने तुम्हें एक सामान मेरी तरफ से गिफ्ट है, ठीक है? क्रिकेट नहीं खेले हैं बचपन में हम। मैंने तुम्हें एक सामान क्या किया? गिफ्ट कर दिया। तुमने कैच भी कर लिया। बच्चे कह रहे भरी भी तो देते हैं, है कि नहीं बात? गिफ्ट कर लिया और तुमने कैच भी कर लिया, तुमने ले भी लिया। सामान निकला खराब, केस कर दोगे मेरे ऊपर? क्यों? क्यों बाबू? नहीं, ये बोलो प्राइज नहीं है, प्राइज नहीं है। समझ में आई ना बात? तुम सामने वाले से इसलिए नहीं लड़ सकते कि तूने गिफ्ट दिया और गिफ्ट भी बेकार दिया। मिल तो रहा है कुछ, गिफ्ट तो मिल रहा है। समझ में आई ना बात? तो मैंने बोतल दे दी, खाली दे दी, इसमें पानी नहीं है, सर फायदा क्या है ऐसी बोतल का? लड़ नहीं सकते, क्यों? तो तुम मेरे ऊपर सेल्स ऑफ गुड एक्ट के तहत केस नहीं कर सकते।
बात समझ में आई? अब इसको थोड़ी अंग्रेजी में याद कर लें, है ना, बोलना जरा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज द कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय सेलर ट्रांसफर एग्री टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर। कितने तत्व आए निकल के? 7 आए ना, इनमें से एक भी मत छोड़ देना वरना गलत हो जाएगा क्वेश्चन, नंबर नहीं देगा, ऐसे आए, है कि नहीं बात? यानी कि ये एक तरीके से 7 एलिमेंट हो गए, किसके? सेल्स ऑफ गुड एट के 7 एलिमेंट हो गए। पूरा सेल्स ऑफ गुड एट इन्हीं 7 लोगों पे टिका है ना। बच्चन साहब आ जाते हैं, एक भी बच्चा छूटा, सुरक्षा का चक्र, पोलियो ड्रॉप नहीं पियो क्या, है कि नहीं बात? एक बच्चा छूटा, सुरक्षा का चक्र टूटा। तो सातों के सातों एलिमेंट एक ही जोड़ में रहते हैं। तो अच्छा बताओ, क्या मैं इनके बीच में प्लस लगा सकता हूं? नहीं। इस प्लस लगाने का मतलब है इन सातों को एक साथ लेके चलना है, और ये गाना गाते जन्मों के साथ ही हम साथ साथ, है ना। सातों को एक साथ लेके चलना है। अगर 7 में से एक बच्चा छूटेगा तो फिर सेल्स ऑफ गुड एट के तहत तुम सामने वाले के ऊपर केस, जैसे अभी मैंने तुम्हें अगर कोई चीज फ्री में दे दी, गिफ्ट में दे दी, तो वो चीज खराब निकले, तुम्हारे बेकार की निकले, तुम मेरे ऊपर केस, क्योंकि प्राइस वाला एलिमेंट मौजूद, मैं खुद से ही सामान बेच रहा हूं, तो मैं अपने ऊपर केस नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें कोई सेलर बायर सेपरेट एंटिटी नहीं हो रही, है ना। अगली बात सुनना ध्यान से, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मैं तुम्हें सामान दे दूं और तुम्हारे पास ओनरशिप ना जाए पर सामान चला जाए? कब? रेंट पर। कई लोग रेंट पे लेते नहीं लेते, या फिर एजेंट को, कि भैया तुमने क्या बोला, अपने एजेंट को ये ले पकड़, सामान पकड़, बेच दे, जितना बेचेगा उतना कमीशन मिलेगा। तो कई लोग रेंट पे लेते नहीं लेते हैं। अब तुम घूमने गए, तुमने गाड़ी रेंट पे ले ली, है ना, राइट। तो अगर कार रेंट पे ली तो कार तुम्हारी होगी क्या? नहीं भाई, समझ में आई ना बात? तो कहीं देखा होगा भैया कहीं पहाड़ों पर, गोवा पर, क्या गोवा में क्या होता है ना, ये रेंट का कल्चर होता है, बाइक रेंट पे ले लो, कार रेंट पे ले लो। अब तो खैर हिल्स एरिया में भी कल्चर होने लगा कि भैया रेंट पे ले लो। रेंट पे लेने का मतलब ये नहीं कि वो सामान तुम्हारा हो गया, तो क्या सेल्स ऑफ गुड लगेगा? नहीं, क्योंकि वहां पर क्या नहीं गई है बाबू, वहां पर ओनरशिप नहीं गई है। वहां पर ओनरशिप सिर्फ सामान को यूज करने का अधिकार दिया है, तो इसलिए आप ओनर नहीं है, और ओनर नहीं है तो सेल्स ऑफ गुड एक्ट के प्रावधान आपके इस ट्रांजेक्शन पर नहीं लगेंगे। उसके लिए हमें दूसरा एक्ट खोजना पड़ेगा। इंडिया में 26,000 से ज्यादा एक्ट है, तो घबराना मत, कोई ना कोई एक्ट तुम्हें लपेट ही लेगा, ठीक है। लेकिन कौन नहीं लपेटेगा? सो जा, सो मत जाना भाई, सो जा, सो जा नहीं लपेटेगा बस, ठीक है। अब करते हैं सर एक एक करके डिकोड। अब देखो, कई बार क्या होता है, जज भी तुम्हारी तरह नशा कर रहा होता है, जज भी तुम्हारी तरह नशा करके ही लॉ बना रहा होता है, गाना गा रहा होता है। पहला नशा, पहली बार ज्यादा नशा हो गया, ठीक है। लॉ की इतनी बेइज्जती मैंने पहली बार देखी। कैसे? बायर मीन्स द पर्सन हु बाय द गुड्स। हो सकती है इससे बड़ी बेइज्जती लॉ की नहीं हो सकती, बताओ। मतलब कोई तीसरी चौथी क्लास का बच्चा इंसल्ट करके चला जाए, ये लॉ है, सीए तो मैं यूं ही बन जाऊंगा, ऐसे बोल देगा। सेलर मीन्स द पर्सन हु, बताओ, चौथी क्लास का बच्चा कह देगा भैया सीए कर रहे हो, कुछ भी ना है सीए में, लड्डू डिग्री लड्डू, इससे बढ़िया तो मेरी साइंस की किताब पढ़ लो, है कि नहीं बात? तुम्हें ये नहीं पता होगा आज तक कि पानी कैसे बनता है, इवेपोरेशन का प्रोसेस बता दो, मैं बता दूं तुम्हारी डेफिनेशन, होगी नहीं बेइज्जती? मैंने कहा जज साहब बताओ, एक बच्चा सीधा मुंह पे बोल रहा है इवेपोरेशन का प्रोसेस तुम्हें नहीं पता, लेकिन मेरे को तुम्हारे लॉ की डेफिनेशन पता है। ऐसी बायर मीन्स द पर्सन हु एंड सेलर मीन्स द पर्सन हु। बहुत ही ज्यादा इंसल्ट महसूस हुई, है ना। मैंने उस बच्चे के आगे नजरें झुका ली, मैंने कहा भाई सॉरी भाई, हम तुमसे लड़ नहीं सकते यार, तुम जीते हम हारे। अब इसके बाद इस इंसल्ट का बदला कैसे लिया गया, अब सुनना ध्यान से। मैंने कहा जज साहब हो गई बेइज्जती हो गई। अब एक बड़ा खतरनाक केस आया, सेल्स ऑफ गुड एट का पहला केस। सेल्स ऑफ गुड एट में केस बहुत कम है, पहला केस बहुत ध्यान समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। ये केस सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को रिलेट कर देता है एक दूसरे एक्ट से जिसका नाम है टीपा। टीपा बोले तो टीपा, टीपा बोले तो द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। सोजा प्लस टीपा, सोजा प्लस, ठीक है। पार्टनरशिप में तुमने एक चीज पढ़ी होगी, ये बता दो मुझे, पार्टनरशिप में लायबिलिटी जो होती है पार्टनर की, वो लिमिटेड होती है अनलिमिटेड होती है?
पक्का? कसम है तुम्हें अकाउंट्स वाले भैया की, पक्का लॉक कर दिया जाए। यानी कि पार्टनरशिप में अगर किसी भी फर्म को लॉस होता है तो अपने घर से पैसा देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा? लॉक कर दिया जाए, ठीक है, राइट। इस बात को सेक्शन 14 ऑफ टीपा ने यह बोला था कि जो भी प्रॉपर्टी फर्म में आती है, चाहे वो पार्टनर खुद लेके आया हो फर्म के अंदर, चाहे वो फर्म ने खुद खरीदी हो, असेट टू कैपिटल इस करके ना, जो भी प्रॉपर्टी चाहे पार्टनर लेके आया हो चाहे फर्म ने खरीदी हो, वो एज पर सेक्शन 14 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट वो जॉइंट प्रॉपर्टी हो जाती है। कौन सी हो जाती है? जॉइंट प्रॉपर्टी हो जाती है। यानी कि वो पार्टनर्स की प्रॉपर्टी कहलाई जाती है, फर्म की प्रॉपर्टी कहलाई जाती है, उसमें पर्सनल अधिकार खत्म हो जाता है ना। अब मैं पार्टनरशिप फर्म में अपना लैपटॉप लेके जाऊंगा तो लैपटॉप मेरा हो गया, फर्म का हो गया, तो दूसरे पार्टनर इस्तेमाल कर सकते नहीं कर सकते? कर सकते ना। ऐसा तो है नहीं कि ओए छू कैसे लिया तूने, ऐसा तो नहीं कर सकते ना, कर सकते, क्योंकि वो किसकी प्रॉपर्टी हो गई? ये सेक्शन 14 ऑफ टीपा ने बोली बात। अब इसके बाद हुआ क्या? एक फर्म का डिसोल्यूशन हुआ। क्या हुआ? फर्म का डिसोल्यूशन हुआ तो फर्म ने एक असेट बेच दी अपने पार्टनर को, है ना। फर्म का डिसोल्यूशन हुआ और पार्टनर को क्या कर दिया? पार्टनर का नाम मान लो टीटू नाम था पार्टनर का, है ना। तो फर्म ने क्या किया? उस फर्म ने अपने पार्टनर को असेट बेच दी। असेट बेची, उसमें कुछ ऊंच नीच हो गई, ठीक है। दोनों पार्टीज कहां चले गए? कोर्ट चले गए। कोर्ट में फर्म और पार्टनर जब लड़ रहे हैं तो मुद्दा यह उठा कि कोर्ट में जाने लायक बात है ही नहीं, क्योंकि तुम मुझे इस बात का जवाब दे दो, क्या फर्म सेलर और पार्टनर बायर होंगे या नहीं होंगे? फर्म सेलर और पार्टनर बायर नहीं है। भाई मसला टक गया यहां। मैंने तुम्हें इसमें बताया था कि कोई भी बंदा खुद को सामान नहीं बेच सकता। अगर वो खुद को सामान बेचेगा तो इसका मतलब सेलर बायर एक ही बंदा है। सामान बेचने के लिए सेलर अलग होना चाहिए, बायर अलग होना चाहिए। बताओ फर्म और पार्टनर अलग अलग है या एक है? दो जिसमें एक जान, यही कह के ब्रेकअप हुआ था बेटे, सोच लो। एक है, अलग अलग है। एक कैसे हो गए? फर्म एक अलग चीज है, रिलेशन अकाउंट बन रहा है उसमें, पार्टनर एक अलग चीज है, उसको सामान बेचा जा रहा है। बोलो एक है या नहीं है? इधर पीछे वाले बच्चे, पीछे वाले नहीं बोल रहे भाई, इधर वाले दोनों एक ही मानते हैं, अलग अलग नहीं मान सकते। अगर सुनो, अगर तुमने बोल दिया ये एक है अलग अलग नहीं है, तो फिर ये सेलर बायर नहीं बनेंगे और सेल्स ऑफ गुड एक्ट के दरवाजे इनके लिए बंद हो जाएंगे। फिर इन्हें कि दूसरे एक्ट से केस लड़ना पड़ेगा। वकील का पैसा बेकार, कोर्ट का समय बेकार, है ना। इस केस का नाम था स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमन लाल एंड कंपनी। यानी कि रमन लाल एंड कंपनी का झगड़ा हुआ गुजरात गवर्नमेंट से। जब किसी गवर्नमेंट से झगड़ा होता है तो उसे बोला जाता है स्टेट ऑफ गुजरात। क्या बोला जाता है? अगर मान लो ये झगड़ा होता है यूपी गवर्नमेंट से तो बोला जाता है स्टेट ऑफ यूपी, ठीक है। अब इसका कारण सुनो क्यों। एक बताओ, सेक्शन 14, इसका जवाब सेक्शन 14 में छुपा है। सेक्शन 14 ने क्या बोला? जब कोई एसेट कहां आएगी बाबू? फर्म में आएगी, तो ये किसकी हो गई? फर्म की हो गई। और फर्म की और पार्टनर की सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, वो क्या होते हैं? एक ही तो होते हैं। यानी कि फर्म का लॉस पार्टनर का लॉस माना जाता है, तो ये अलग अलग नहीं होते। जब ये अलग अलग नहीं है तो ये बोतल किसकी हो गई? फर्म की हो गई। अगर दो पार्टनर है, नीटू और टीटू दो पार्टनर है, तो नीटू टीटू जो दो पार्टनर है, ये प्रॉपर्टी ये बोतल किसकी है? फर्म की। तो इनडायरेक्टली ये बोतल किसकी हो गई? नीटू टीटू की, क्योंकि दोनों की एंटिटी अलग अलग नहीं है। तुमने बोला दोनों अलग अलग। अब ये बताओ, एक बोतल जो नीटू और टीटू की और मान लो फर्म में एक ही बोतल है, तो आधी किसकी और आधी किसकी? अब ये फर्म है, फर्म कह रही है टीटू से, टीटू ऐसा क्यों है भाई, टीटू ऐसा क्यों है? फर्म कह रही टीटू से ले बोतल खरीद ले। टीटू जिससे खरीद रहा है वो कौन है? फर्म नहीं। फर्म के अंदर कौन बैठा है? टीटू खुद बैठा है। तो टीटू यहां से बोलता है ले फर्म की बोतल खरीद, और जो खरीदने वाला टीटू है वो किससे बात कर रहा है? टीटू से, क्योंकि आधी बोतल तो टीटू की है। तो टीटू खुद को बेच रहा है,
जज इसी बात से तो डरता है, जज इसी बात से डरता है T2 अपनी ही सामान अपने आप को कैसे बेच सकता है। तो कौन से लॉ का डिफीट हुआ? कौन सा लॉ? सेलर और बायर, यही तो लॉ डिफीट हुआ कि जब सेल्स ऑफ गुड तुम्हें बोल रहा है कि एक सेलर होगा और एक बायर होगा, तो T2 जब खुद को ही सामान बेच रहा है तो सेलर बायर, और वो सेलर बायर अगर नहीं है तो सेल्स ऑफ गुड में, यही कह रहे हैं बात, समझ गए। तो आज अगर ये क्वेश्चन आ जाए भाई, देखो खतरा बना रखा है नोट्स में ही, खतरा बनाने का मतलब है समझ जाओ कि बच्चे एग्जाम में इसमें गलती करने का कारण क्या है? पार्टनरशिप है। गलती करने का कारण क्या है? यानी इसमें मुझे पार्टनरशिप एक्ट का भी हवाला देना पड़ेगा। दुनिया का अकेला, यानी हमारे कोर्स का अकेला ऐसा केस लॉ भाई, हमारे कोर्स का अकेला ऐसा केस लॉ जो अपने एक्ट के साथ साथ किसको लपेट रहा है? पड़ोसी को भी लपेट रहा है। कह रहा उसे भी बुला ले, फैसला तब होगा जब पड़ोसी भी आएगा। तो जज ने क्या बोला? जज साहब ने बोला अ पर्सन कैन नॉट बी द सेलर एंड बायर बिकॉज अ पर्सन कैन नॉट बाय हिज ओन। अब T2 की बोतल T2 खुद को ही बेच रहा है। जब वो बेचने वाली स्थिति में था तो T2 फर्म के अंदर था, और जब वो खरीदने वाली स्थिति में तो T2 पार्टनर है। और फर्म और पार्टनर हमेशा क्या माने जाते हैं? एक माने जाता है। तो कोई बंदा खुद को बोतल नहीं बेच सकता। ये लिखी बात। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स अमंग द पार्टनर ऑन अकाउंट ऑफ, सबसे खतरनाक बात, डज नॉट अमाउंट टू, याद रखना है बात, डज नॉट अमाउंट टू सेल। रीजन, कारण बिकॉज एक कैन नॉट बी, एक पार्टनर अगर जॉइंट ओनर, अच्छा ये पार्टनर जॉइंट ओनर होते हैं, ये किसने बोला? पार्टनरशिप एक्ट के किस सेक्शन ने बोला? तो किताब में लिख लेना, एज पर सेक्शन 14 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। 14 ने यह बात बोली कि पार्टनर जॉइंट ओनर होते हैं। तो सेक्शन 14 की इस बात से पता लगा कि एक बंदा अगर किसी भी सामान का जॉइंट ओनर है तो वो खुद को सामान, अगर मैं इस बोतल में ओनरशिप रखता हूं तो ये बोतल मैं खुद को कैसे बेच दूंगा? तो इसलिए सेल्स ऑफ गुड एक्ट ने बोला कि भाई सेल्स ऑफ गुड एक्ट से तुम्हारा केस सॉल्व नहीं होगा, सेल्स ऑफ गुड एक्ट तुम्हें बायर सेलर, और सेल्स ऑफ गुड एक्ट की सबसे पहली शर्त क्या है? एक बायर और एक सेलर। समझ में आई बात? इतना खतरनाक केस बना के जज ने कहा कि चलो ये वाली लाइन की इज्जत मैं बचा लेता हूं, भले ये बेकार सी बात लिखी हो पर केस बड़ा खतरनाक है। ठीक है, बोलो समझ गए? इसमें तो कोई डाउट नहीं है? बढ़ जाए भैया आगे। तो भैया बोलो अगली बात, क्योंकि गुजरात गवर्नमेंट के साथ लड़ाई थी, है ना? गुजरात गवर्नमेंट के साथ लड़ाई थी। मतलब ये कि गुजरात गवर्नमेंट ने कहा कि तुम बायर सेलर नहीं हो, फर्म कह रही है तुम बायर सेलर हो। जिस स्टेट में केस चलता है, अच्छा ये बताओ, जैसे मैगी वाला केस था आज से कई साल पहले कि मैगी में लेड की मात्रा ज्यादा है, वो केस किसने किया था? मैगी के ऊपर केस किसने किया था? गवर्नमेंट ने किया था। तो कुछ केसेस में गवर्नमेंट भी क्या करती है? पंगे ले लेती है। हमें तो नहीं जच रही बात, समझ रहे बात को? ये अब जब भाई सेल्स ऑफ गुड्स पढ़ रहे हैं और गुड्स ना पढ़े तो क्या मजा आएगा फिर, है ना? सेल्स ऑफ गुड्स पढ़ रहे तो गुड्स के बारे में जानना। तो सबसे आसान डेफिनेशन बिल्कुल सस्ते नशे वाली जज साहब ने फिर से दी, सेल्स ऑफ गुड्स में गुड्स मींस पूरी दादा एवरी काइंड ऑफ, लो भाई एवरी काइंड ऑफ, इसका मतलब हर जो चीज एक जगह से दूसरी जगह मूव हो जाए तो वो क्या होगी? गुड्स हो जाएगी। तो बताओ कुर्सी गुड्स हो गई नहीं हो गई? बोतल गुड्स हो गई नहीं हो गई? पक्का? तुम्हारा चश्मा पक्का? बैग गुड है पक्का? पंखा, क्या बात कर रहे हो? एसी, ये तो फिक्स है भाई, पक्का? समझ गए ना? मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब ये नहीं होता कि वो अगर एसी फिट कर दिया दीवार में तो इमूवेबल बन गया, नहीं। इसको बोलते हैं कानूनी भाषा में डिसमेंटल। क्या बोलते हैं बाबू? डिसमेंटल का मतलब होता है किसी भी फिक्स चीज को निकालने के बाद अगर आप ले जा सकते हो तो वो मूवेबल है। जनरेटर फिक्स है लेकिन इसको खोल कर निकाल ले जा सकते हो तो क्या है? पंखा फिक्स हो गया, कई सालों से ये लटक रहा बेचारा, हमारा ही लटकना रह रहा इसमें, बस है कि नहीं बात? ठीक है, तो
पंखे को निकाल के कहीं और ले जा सकता नहीं जा सकता? तो ये क्या बन गया? एसी यहां लग रहा है, इसे खोल के कहीं और ले जा सकते हैं, तो ये क्या बन गया? इसका मतलब मुझे बताओ, अगर मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स है तो कौन सी प्रॉपर्टी गुड्स नहीं हुई? इमूवेबल में क्या आता है? इसका मतलब लैंड और बिल्डिंग गुड्स। अब बिल्डिंग को थोड़ी जाओ सर क्या क्या मजा नहीं आ रहा, गर्मी बहुत है, देहरादून ले चलो इसे, तो ले जाओगे देहरादून इसे? बोलो, क्या बिल्डिंग ले जाओगे? अब ये मत कहना बिल्डिंग डिसमेंटल करके ले जाएंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। नहीं भाई, ऐसा नहीं, जज नहीं मानता ये कि ईंटें तोड़ के ले जाओगे तो बिल्डिंग तोड़ दिया आपने बिल्डिंग शिफ्ट नहीं करी, बिल्डिंग तोड़ दी। तो लैंड और बिल्डिंग ही है जो इमूवेबल है, और सेल्स ऑफ गुड एक्ट में लैंड और बिल्डिंग का केस नहीं आएगा। समझ में आ गई बात? खरीद सकते हैं पर सेल्स ऑफ गुड एक्ट नहीं मानता उसे, कहता सेल्स ऑफ गुड एक्ट में केस मत करना, कहीं और केस करना। समझ में आई बात? तो जमीन से रिलेटेड एक एक्ट बनता है बाबू, रेरा एक्ट, RERA। तो रेरा के तहत आप केस करोगे, सेल्स ऑफ गुड एक्ट में केस इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि जमीन और फ्लैट और बिल्डिंग को हम क्या नहीं मानते? गुड्स नहीं मानते। सेक्शन 2 सबसेक्शन 7। इसका मतलब जब हमने बात करी सर लैंड और बिल्डिंग गुड्स नहीं है, बाकी चीजें गुड्स हैं, तो बताओ क्या शेयर गुड्स होंगे नहीं होंगे? भाई शेयर मार्केट खुल रही है, मेरे डीमैट से तुम्हारे डीमैट में चले जाएंगे तो गुड्स है। अच्छा बताओ बिजली गुड्स है नहीं? बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली गुड्स है? बोलो, बिजली गुड्स है कोई? और क्या भाई, तुम कहते नहीं भैया बिजली चलेगी, लाइट चलेगी, लाइट तो लाइट तो कहीं तो जा रही होगी। अब ये नहीं पता कहाँ जा रही है, कुछ बच्चे कहते हैं ट्रांसफार्मर के पास जाती है। ठीक है भाई, बिजली आ गई, आ तो रही है ना, कहीं गई होगी इसलिए तो आ गई, तो इसलिए बिजली भी क्या है? गुड्स है। ठीक है, अगर तुम्हें समझना है तो यहाँ सॉकेट लग रहा है, इसमें उंगली डाल लेना, ठीक है, समझ जाओगे फिर इसमें उंगली डाल के, तो बिजली आती भी है। और अच्छा पानी गुड्स है, ट्रैवल कर रहा है नहीं कर रहा, बोतल में जाके कर रहा हो तो क्या है? गुड्स। गैस है ना, सिलेंडर में भर के आ रहा है नहीं आ रहा। अच्छा कुछ बच्चों क्या हो सकता है IGL गैस पाइपलाइन लगी हो, मेरे लगी है, तो गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर भी क्या है? गुड्स है। अगली बात, मैंने अब तुम्हें जो मैंने लॉ की किताब दी, इसका मैंने पेटेंट कॉपीराइट करा लिया, तो बताओ कॉपीराइट गुड्स है या नहीं है? किसी ने बोला सर मुझे बेच दो अपना कॉपीराइट, ठीक है भाई दे देंगे, तो गुड्स हो गया। पेटेंट आविष्कार, याद है 3D रहती, रेंचो के नाम इतने पेटेंट है, तो पेटेंट गुड्स होगा नहीं होगा? है, क्योंकि वो अपना पेटेंट किसी और को बेच सकता है, लाइसेंस मिलता है ना उसके लिए। पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क क्या होगा? गुड्स होगा नहीं होगा? होगा भाई। पहले ये मान लो 4 चूड़ी हैं किसी की, ठीक है, तो ये ट्रेडमार्क बन गया। अब वो कह रहा है चल ठीक है मेरा ट्रेडमार्क तुम यूज कर लो, तो होगा नहीं होगा? हो सकता है। तो जज कह रहा है देखो भाई पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, इनमें कंफ्यूजन है, इसलिए मैं बता देता हूं ये सारे के सारे क्या है? गुड्स हैं। अच्छा बताओ, जो पेड़ जो लगे हुए हैं हमारे कोचिंग के सामने, जो पेड़ लगे हुए हैं, ये गुड्स हैं या नहीं है? क्या ये गुड्स हो सकते हैं? कब हो सकते हैं? यानी जब तक वो जमीन के साथ जुड़े हैं वो गुड्स नहीं है, लेकिन जमीन से जैसे ही वो कट जाएंगे तो उन्हें बोलते हैं लॉग, है ना, लकड़ी के गट्ठे बन जाएंगे, तो लकड़ी के गट्ठे बनते ही अब वो क्या हो जाएंगे? गुड्स हो जाएंगे। तो थिंग्स अटैच टू लैंड बिकम्स गुड्स व्हेन इट सीवर्ड फ्रॉम द लैंड, फिर हमने बोला जज साहब बस यही बात हो गई गुड्स, इसका मतलब सारी दुनिया में सारी चीजें गुड्स हो गई, लैंड और बिल्डिंग गुड्स नहीं है। जिसने कहा नहीं भाई एक चीज और गुड्स नहीं है, और वो है बाबू एक्शनेबल क्लेम। कौन? हमने कहा एक्शनेबल क्लेम क्या होता है भाई? एक्शनेबल क्लेम का मतलब है एक ऐसा क्लेम जिसके ऊपर केस करके आप वसूल लो, जैसे कि डेट। अब बताओ तुम मेरे डेटर हो या नहीं हो? मेरे लिए तुम डेटर दो, तुम मुझे फीस दोगे तो डेटर। सर क्या करें, मरते दम तक ये कंफ्यूजन रहेगी डेटर कौन क्रेडिटर कौन है कि नहीं बात? मेरे लिए तुम डेटर हो कि नहीं? अब ये बताओ अगर किसी बच्चे का कोई बच्चा कह रहा नहीं दे रहा फीस, क्या कर लोगे? तो वो बच्चा क्या बन गया? एक्शनेबल क्लेम। मैं उससे अपना क्लेम वसूलूंगा उसके खिलाफ एक्शन लेकर, तो उसके खिलाफ एक्शन मारपीटाई से नहीं, कहां लेकर? कोर्ट में लेकर। तो दैट इज राइट इज कॉल्ड एक्शनेबल क्लेम। तो डेटर क्या होगा? एक्शनेबल क्लेम। अब बताओ डेटर बेच दूं? बोलो भाई। अब पीछे वाले भाई से फीस लेनी है, क्या नाम है भैया आपका? गौरव। अब गौरव को बेच दूं? समझ में आई ना बात? कह रहा सर क्या बात कर रहे हो? मैं कह रहा हूं भाई मैं
है ना, किसी एक्स पर्सन से बोल रहा हूं कि भाई मुझे गौरव से फीस लेनी है, तू मुझे फीस अपनी जेब से दे दे और तू खुद वसूल ले गौरव से, तो भाई वो क्यों दे देगा उसको फीस और मैं गौरव को बेच दूं, है ना। इसका मतलब जज ने बोला भाई कोई अपने डेट नहीं बेच सकता, समझ रहे बात को, कोई अपने डेट, इसलिए डेट को क्या नहीं मानना, गुड्स नहीं मानना। किसी डेटर को गुड्स कैसे मान लोगे कि भाई अच्छा ये बताओ, चलो मुझे गौरव फीस नहीं दे रहा, तो मैं चला गया उदय भाई के पास, मैंने कहा उदय भाई लॉ की फीस थी 10,000 रुपए, गौरव दे नहीं रहा, एक काम करो आप मुझे 7,000 दे दो, 10 उससे वसूल लेना, आप तो वसूल लोगे, तो ये ट्रांजैक्शन वैलिड है क्या, नहीं। तो ये भी तो मैंने एक्शनेबल क्लेम को क्या कर दिया, बेच दिया, सस्ते दाम में बेच दिया, चल यार साथ ही सही। तो जज ने बोला नहीं भाई एक्शनेबल क्लेम गुड्स नहीं हो सकता कि तुम किसी के नाम पे ट्रांसफर कर दोगे, इसलिए एक्शनेबल क्लेम गुड्स। एक चीज और, क्या गुड्स नहीं है, जैसे कि भाई मान लो भाई 50 का नोट, 50 रुपया 50 रुपये 50 रुपये, सामान नहीं बेच रहा कुछ में, ठीक है, ये बताओ क्या ये गुड्स है या नहीं है, क्यों गुड्स क्यों नहीं है, क्यों गुड्स नहीं है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू तुम देख रहे हो ना, इसकी कागज की वैल्यू नहीं देख रहे। अगर ये कागज फाड़ दो तो दिल में दर्द नहीं होगा, लेकिन अगर ये वाला कागज फाड़ दो तो बहुत दर्द होगा। अरे भाई क्या कर रहा है, क्योंकि इस कागज की कीमत नहीं है, इसकी फेस वैल्यू की कीमत है, समझ रहे हो बात को। अच्छा मैं तुम्हें कह दूं कि भाई ये नया नोट है, बिल्कुल एटीएम से निकाला है, 55 में खरीद ले, कोई बालक कह रहा 55 का छोड़ो 45 में बेच दो, तो भाई ना तुम 55 में खरीदोगे ना मैं 45 में बेचूंगा। जिससे गुड्स खरीदे जाते हो, जिस करेंसी से गुड्स खरीदे जाते हो वो करेंसी गुड्स नहीं हो सकती। तो तुम्हारी जेब में 5 का 10 का 20 का सिक्का हो तो वो गुड्स नहीं है। अगली बात होश में सुनना, टेंटेडन, तुम्हारे चक्कर में बहुत नुकसान किया है मैंने, टेंटेडन, क्या ये गुड्स है या नहीं है, बोलो भाई, पीछे वाले बच्चे बताओ, जूम करके देख लो भाई, 500 का नोट है, अबे क्या बात कर रहे हो, अभी तुम कह रहे हो 50 का, अब बताओ पीले वाला हरे वाला पक्का, तो तुम ये डिफरेंस क्यों कर रहे हो, दोनों 500 के नोट है, बोलो। एक सिंपल सी बात, एक सिंपल सी लाइन में बोल दो, समझ गया कि तुम्हारी बात घुटनों तक बात पहुंच गई। हाँ इंपॉर्टेंट बात है, मनी जो वर्ड लिखा है उसके आगे लिखना है मनी इन सर्कुलेशन। जो पैसा सर्कुलेशन में है ये गुड्स, और जो पैसा सर्कुलेशन में नहीं है वो गुड्स। अब इसकी फेस वैल्यू कीमत नहीं है, इसकी एंटीक होने की कीमत हो सकती है कि तुम में से कोई बच्चा कहते सर ये पुराने जमाने का 500 का नोट है मुझे दे दो, मैंने कहा मैं इसके लूंगा 2000 रुपए, हो सकता है कोई बालक 2000 में ले ले, इसका मतलब इसकी फेस वैल्यू थोड़ी बेच रहा हूं मैं इसके एंटीक होने का, है ना, इनके एंटीक होने की वैल्यू बेच रहा हूं मैं, समझ में आई ना बात। इसलिए एंटीक चीजें महंगी होती हैं क्योंकि वो क्या हो जाती हैं, वो गुड्स बन जाती हैं, और उसको हम उस करेंसी में ज्यादा वैल्यू पे दे सकते हैं जो उस करेंसी उस टाइम पे रही होगी। नहीं, तो मनी इन सर्कुलेशन से तो सामान खरीद रहे हो, इसलिए मनी इन सर्कुलेशन कभी भी गुड्स नहीं होगा। इसका मतलब ऐसी पुराने जमाने कोई सिक्का हो तुम्हारी दादी के पास, वो गुड्स है या नहीं है, वो गुड्स है। जैसे तुमने कभी देखा 1 पैसे का सिक्का, 5 पैसे का सिक्का, अब 1 पैसा 5 पैसा मनी इन सर्कुलेशन नहीं है, पर वो क्या है, गुड्स है या नहीं है। देखो ये लिखी बात, एक बात है ना, एक और बात है ना, एफडी जो होती है ना, एफडी, जैसे घर में मम्मी पापा एफडी करा लेते हैं, तो मम्मी पापा ने अगर एफडी तुम्हारे नाम पे कर दी तो एफडी को भी क्या माना जाता है, ट्रांसफरेबल होते गुड्स माना जाता है। अब देखो ये लिखी बात, मनी मींस मनी करेंसी ऑफ द कंट्री जो सर्कुलेशन में है, इसका मतलब ये गुड्स है या नहीं है, लेकिन तुम्हारी जेब में रखा हुआ 5 का 10 का सिक्का गुड्स नहीं है। पेटेंट ट्रेडमार्क कॉपीराइट गुड्स है या नहीं है, गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर गुड्स है या नहीं है, घास है या नहीं है, काट के ले जाओगे तो क्या होगा, शिप, एरोप्लेन, ये सब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो उसका आकार देखने की जरूरत नहीं है, बस मूवमेंट हो रही है तो क्या है, गुड्स है, ठीक है। इसका मतलब सर सेक्शन 4 ब्रैकेट में 1, इस सेक्शन ने हमें बताया सेल ऑफ गुड्स की डेफिनेशन, उसमें एक शब्द निकल के आया क्या,
क्या निकल के आया? तो गुड्स की बात हमें डिफाइन करी किसने? 2.7 ने गुड्स की परिभाषा दी है। क्या दी है? परिभाषा, डेफिनेशन दी है। 4.1 ने किसकी डेफिनेशन दी है? सेल ऑफ गुड्स, सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। 4.1 ने बोला व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। 2.7 ने क्या बोला? किसकी परिभाषा? व्हाट इज गुड्स। व्हाट इज गुड्स के बाद सेक्शन 2.7 ने हमें भेज दिया सेक्शन 6 के पास। सेक्शन 6 ने बोला कितने प्रकार के गुड्स होते हैं, कितने प्रकार के गुड्स होते हैं। होश में सुनेंगे अब, कितने प्रकार के गुड्स होते हैं। तो भाई सेल्स ऑफ गुड्स वालों ने बोला 3 प्रकार के गुड्स होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। सबसे पहला प्रकार देखते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स। कौन से? अगर मान लो तुमने ये गाना गाया हो किसी के लिए शायद, है ना, क्या सर? नजर के सामने जिगर के पास, है ना, सुना हो तुमने गाना, पुराने जमाने गाने। अगर भाई ये गाना बज रहा है नजर के सामने जिगर के पास, तो ये उसी के लिए बच सकता है जो तुम्हारे सामने है। आत्माओं के लिए मत बजा देना भाई। नजर के सामने जिगर के पास, तुम्हारे अंदर ही घुस जाएगी आत्मा, फिर ले जिगर के पास, है नहीं बात? तो भाई ऐसा मत करना। तो जज ने भी क्या बोला? जज ने गाना बोला, अगर गाना बज रहा है नजर के, और वो गाना गुड्स के लिए गाया जा रहा है, किसके लिए गाया जा रहा है? तो वो गुड्स क्या कहलाए जाएंगे? एग्जिस्टिंग गुड्स वो गुड्स होते हैं जो तुम नजरों से देख पाओ, ठीक है ना। अब जो गुड्स तुम नजरों से देख नहीं पा रहे, तुमने कहा केक बनेगा मेरे बर्थडे पर, वो उस दिन बनाएगा, तो क्या आज तुम उस गुड्स को देख पा रहे हो? अगर आज तुम उस गुड्स को नजर के सामने जिगर के पास नहीं गा पा रहे, इसलिए वो क्या बने? तो एग्जिस्टिंग गुड्स वो होते हैं जो नजर के सामने, आगे आगे बोलो भाई, जिगर के पास, नजर के सामने जिगर के पास। अब देखो, जज ने बोला यार नजर के सामने जिगर के पास तो कई तरह से हो सकता है मामला। अब तुम एक शोरूम में गए, शोरूम में तुमने कहा चलो जीन्स खरीदने चलते, तुम एक जीन्स के शोरूम में गए, वहां पे रखी है 500 जीन्स, जीन्स जीन्स भर रही है, तो क्या बोलोगे? 500 पैक कर दे, शोरूम थोड़ी खरीद लिया, है कि नहीं बात? जैसे तुम उन जीन्स को तुमने देखा, तुमने कहा इतनी सारी जीन्स है भाई, बहुत टाइम लग जाएगा। इतनी सारी जीन्स जो तुम्हारी नजर के सामने तो है, लेकिन अभी वो जिगर के पास नहीं है, नजर के सामने है और बहुत सारी हैं, इसलिए इस प्यार को जज सामने नाम दिया। सबसे खतरनाक वर्ड है अन, क्या नाम दिया? अनअसर्टेन। जोर से बोलो, अनअसर्टेन, अनअसर्टेन। अच्छा, फिर शोरूम में जाके तुमने इतने सारा सामान देख लिया, अब क्या करते हो? अगला स्टेप नहीं, खरीदते नहीं हो भाई, सीधा खरीद लेते हो। क्या करते हो? सिलेक्ट करते हो ना, ठीक है, सिलेक्ट तो करते होंगे कि मान लो तुम्हें जीन्स एक खरीदनी है, लेकिन बताओ एक जीन्स के लिए तुम कम से कम 4 या 5 तो निकाल ही लेते हो, है कि नहीं बात? कलर देख लिया, ब्रांड देख लिया। जब तुमने 4 या 5 जीन्स उस शोरूम में से निकाल के अलग रख दी, तो जज ने इस प्यार को नाम दिया असर्टेन। क्या नाम दिया? यानी अनअसर्टेन से वो क्या बन गया? और जिसके लिए तुमने गाना गाया था नजर के सामने, तो जिगर के पास होने का मतलब है भाई इसका बिल लगा दे, बिल। यानी कि जिस भी जीन्स का तुम बिल बनवा लोगे, वो जीन्स बन जाएगी स्पेसिफिक गुड्स। क्या बन जाएगी? अब ये बात तो मुझे समझ में आ गई कि गुड्स अगर बहुत सारे बंडल में, लॉट में पड़े हैं, तो वो क्या बने? सुनाई नहीं थी भाई, जोर से बोलो, अनसर्टेन, है ना। उसमें से 4 जीन्स मैंने निकाल के अलग रख दी, क्या बन गया? और मैंने उनमें से एक का बिल करा दिया, तो क्या बन गया? क्या बन गया? स्पेसिफिक। लेकिन मुझे नंबर जब तक नहीं मिलेंगे जब तक ये लाल लाल शब्द लिख के नहीं आओगे। क्या नहीं लिख के आओगे? वो खतरनाक शब्द है अनसर्टेन गुड्स आर द गुड्स विच आर एंड नॉट एग्री। ये नॉट साथ में लगा हुआ है, which are not identified and agreed। ये वर्ड जब तक, ये शब्द नहीं लिखेंगे जो मैंने लाल पेन से लिखे, जब तक नंबर नहीं मिल सकते, क्योंकि लॉ के लीगल वर्ड यही कहते हैं
कि जिन गुड्स को तुमने देखा है पर तुमने उन गुड्स में से अभी कुछ भी आइडेंटिफाई नहीं किया है कि वो ये वो है ना, इसीलिए वो क्या है, अनसर्टेन है। हमारी भाषा में क्या बोल दो, गुड्स जो स्टॉक में पड़े हैं और लॉट में पड़े हैं वो क्या है, लेकिन ये लिखने के नंबर नहीं मिलेंगे जब तक ये नहीं लिखेंगे। तो लीगल लैंग्वेज क्या है, उस पर फोकस करना है, अंग्रेजी पे हमें फोकस नहीं करना। अंग्रेजी तो तुम कुछ ही बना देना है ना, गुड्स आर लाइंग इन द लॉट, मैनी 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 गुड्स, बच्चों की तरह नंबर 0 मिलने इन सब बातों के। क्योंकि जो एग्जामिनर है उसके पास जो कॉपी होगी वो मैच करेगा उसके पास जो सॉल्यूशन होगा। तो सॉल्यूशन जो होगा उसमें क्या लिखा होगा, नॉट आइडेंटिफाइड एंड नॉट एग्रीड अपॉन। वो इन शब्दों को तुम्हारी कॉपी में ढूंढेगा, मिलेंगे तो नंबर मिल जाएंगे, ऐसे शब्द नहीं मिलेंगे तो 0 नंबर मिलेंगे। सीधा सीधा लॉ है। अब इसमें लड़ नहीं सकते कि मैंने तो आधा पेज लिख दिया था, मीनिंग तो सेम ही बैठ रहा है, सेंस तो सेम ही है कि नहीं बात। सेंस नॉन सेंस का कोई मतलब, मीनिंग भले ही सेम हो इसका कोई मतलब नहीं है। आपको लिखना है नॉट आइडेंटिफाइड एंड नॉट एग्रीड अपॉन, तो यही लिखना है, ठीक है। फिर सर असर्टेन गुड्स कौन से होंगे, जो तुमने हिंदी में जो तुमने दुकानदार से कहकर गुड्स को छांट लिया। तो बाबू क्वांटिटी एक्सट्रैक्टेड इज आइडेंटिफाइड, तुमने छांटने का मतलब क्या है, एंड सेट असाइड। तो ये शब्द लिखने बहुत ही अनिवार्य है, आइडेंटिफाइड एंड सेट असाइड। पहले क्या था, नॉट आइडेंटिफाइड एंड नॉट एग्रीड, नॉट आइडेंटिफाइड एंड नॉट एग्रीड। अब क्या बन गया, आइडेंटिफाइड एंड सेट असाइड। हिंदी भाषा में गुड्स को अलग रख देना है, गुड्स को छांट लेना कि भाई इनमें से चूज करूंगा। अब उनमें से खरीदना तो एक ही जीन्स है ना, तो जिस जीन्स को खरीदोगे उसके लिए क्या लिखोगे तुम, उसका बिलिंग कर दिया। नहीं भाई नंबर नहीं मिलेंगे, नंबर मिलेंगे जो लाल पेन से लिखा है, गुड आइडेंटिफाइड एंड, उसको मैंने आइडेंटिफाई भी कर दिया और एग्रीड अपॉन का मतलब है उसकी बिलिंग भी करा दी। तो गुड्स आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन, ये लिखने के नंबर मिलेंगे। तो गुड्स नॉट आइडेंटिफाइड नॉट एग्रीड अनसर्टेन, गुड आइडेंटिफाइड एंड सेट असाइड, गुड आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड। समझ गए भाई, तो ये लिखना जरूर। और ये इन तीनों को अगर इकट्ठा बोल दूं तो तीनों के तीनों क्या बने, एग्जिस्टिंग गुड्स। तीनों के तीनों क्या बने, एग्जिस्टिंग गुड्स। समझ गए एग्जिस्टिंग गुड्स क्या होता है। तो एग्जिस्टिंग गुड्स में 3 लोग आते हैं, अनसर्टेन, असर्टेन और स्पेसिफिक। अब FUTURE फ्यूचरे, फ्यूचरे गुड्स कौन से होंगे बताओ तो बोलो, उसमें कौन से शब्दों का लिखना जरूरी होगा, टू बी। क्या वर्ड लिखना जरूरी होगा, तो जज ने वही लिखा, गुड्स मीन्स फ्यूचरे गुड्स मीन्स द गुड्स टू बी। सबसे खतरनाक शब्द क्या है बाबू, टू बी दिखाता है फ्यूचर टेंस को। जो फ्यूचर में क्या होंगे, फैक्ट्री में होंगे तो मैन्युफैक्चर होंगे, खेत में होंगे तो प्रोडक्शन होंगे, है ना, राइट। फ्यूचर गुड्स को ही क्या बोल सकते हो, एग्रीमेंट टू सेल। फ्यूचर गुड जो एग्रीमेंट टू सेल कर रहा हूं फ्यूचर गुड्स ही तो है भाई। ये तीनों बताओ, ये तीनों किस, इन तीनों एग्जाम्पल में मुझे ये कैसे पता लगा ये तीनों एग्जाम्पल फ्यूचर गुड्स के हैं। एग्री टू फ्यूचरे, एग्री टू फ्यूचरे, एग्री टू, एग्री टू, एग्री टू, एग्री टू, या टू बी वर्ड से पता लगता है कि ये जो गुड्स होंगे वो फ्यूचर में बनेंगे, इसलिए मैं इसे क्या नाम देता हूं, फ्यूचर गुड्स। और फ्यूचर गुड्स ही क्या बनते हैं, एग्रीमेंट, है कि नहीं बात, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सर फ्यूचर गुड्स। अब देखो कंटीजेंट गुड्स कौन से होते हैं। कंटीजेंट का मतलब होता है कि कोई भी सामान तब बिकेगा जब कोई और उसकी आज्ञा दे दे। बच्चे कह रहे सर आज तो ये बहुत ही चमक रहा है सर, ये बेच दो सर, हमें प्रोजेक्टर लटक गया बच्चा इस पे, ये लेके जाऊंगा। मैंने कहा भाई मुझसे मत बोल, मैं तुझे बेच दूंगा अगर कोचिंग वाले मुझे बेच देंगे। तो मैं तुम्हें ये गुड्स कब बेचूंगा, जब कोचिंग वाले आपको बेच, है कि नहीं बात। यानी कि खरीद बेच किस पे डिपेंड हो गई, किसी और के ऊपर डिपेंड हो गई। ऐसी दुकान पे भाई एक नौकर काम कर रहा है, तुमने उसको बोला भाई ये कितने का देगा, वो कह रहा भैया इतने का सामान है लेकिन मैं तुम्हें दे दूंगा अगर सेठ जी बोल देंगे। तो सामान तुम्हें कब बिकेगा, यानी किसी और पे ऊपर डिपेंडेंसी आ गई,
है ना। जैसे वो गाना था ना, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। जमाना कब छोड़ेंगे? तुम्हारे मिलने पर डिपेंड होगा जमाना छोड़ना। ओ दिल जलो, इधर ध्यान दो भाई, है कि नहीं बात। ऐसे ही मैंने कहा अगर, है ना, मैं तुम्हें बेच दूंगा अगर कोचिंग वाले बोल देंगे। इसका मतलब जब भी कंटीजेंट गुड्स की बात होगी वहां 3 लोग मौजूद होंगे। फ्यूचर गुड्स में कितने लोग? 2। एग्जिस्टिंग गुड्स में भी कितने लोग? 2। देखो एग्जिस्टिंग गुड्स में भी तुम और दुकानदार, फ्यूचर गुड्स में भी तुम और दुकानदार, लेकिन कंटीजेंट गुड्स में मियाँ बीवी और वो भी होगा। हाँ वही यार, पति पत्नी, देख रहा विनोद, ठीक है, समझ में आई ना बात। यानी कि दुकानदार, सेलर और, मतलब सेलर, बायर और जिसकी आज्ञा पे डिपेंड होगा क्या कि ये हम बेच सकते हैं। जैसे हमारे घर में बोलने वाला, मम्मी मेरे को ये दिला दो, मम्मी क्या बोलेगी? पापा से पूछ लियो। तो पापा क्या बन गए? कंटीजेंट गुड्स, कंटीजेंट। या तुमने पापा से बोला पापा यहां घूमने चलो, पापा कह रहे हैं अपनी मम्मी से पूछ ले पहले, तो मम्मी क्या बन गई? कंटीजेंट। लेकिन वो कंटीजेंसी में किसी सामान पे डाल दूं कि मैं तुम्हें ये सामान बेचूंगा अगर वो ऐसा बोलेंगे, या उन्होंने अगर बोल दिया, तो वो गुड्स क्या बनेंगे? अब देखो मेरे गुड्स हैं जो विदेश से आ रहे हैं टाइटैनिक जहाज में, मैंने बोला मैं तुम्हें विदेश से आने वाला अपना सारा सामान बेच दूंगा अगर टाइटैनिक सही सलामत इंडिया पहुंच गया। तो मैं तुम्हें सामान बेचूंगा, वो सारा का सारा सामान बेचूंगा अगर, तो टाइटैनिक का रखा सामान क्या बना? कंटीजेंट गुड्स। टाइटैनिक का रखा सामान क्या बना? समझ में आ गई बात। ये प्रोजेक्टर क्या बना? कंटीजेंट गुड्स। ये प्रोजेक्टर क्या बना? क्योंकि मैंने कहा मैं तुम्हें बेचूंगा अगर कोचिंग वाले कह देंगे। तो इसमें बताना लीगल वर्ड क्या लिखे होंगे बाबू? लीगल वर्ड क्या लिखे होंगे? हाँ, सबसे खतरनाक वर्ड लिखा होगा इफ, और तीसरा बंदा इसमें जरूर इन्वॉल्व होगा। दीज आर द गुड, जिसका खरीद बेच सेलर के द्वारा की जाएगी, जो किस पे डिपेंड होगी? कंटीजेंसी पे डिपेंड होगी, तीसरी घटना पे डिपेंड होगी, जो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है ना। पहला एग्जांपल पढ़ो। एक्स ने कहा वाई को कि भाई मैं तुझे अपनी सारी फसल बेच दूंगा। किसान कह रहा है भाई मैं तुम्हें सारी फसल बेच दूंगा अगर जेड ने मुझे बेच दी। तीसरा बंदा आ गया, तीसरे बंदे के कहने पर सामान बिकेगा, तो वो फसल क्या बन गई? कंटीजेंट फसल बन गई, कंटीजेंट गुड्स। मजनू ने बोला लैला को कि भाई मैं तुझे पेंटिंग दे दूंगा अगर वो ओनर से खरीद पाया। तो लैला मजनू 2 पार्टी, तीसरा बंदा कौन? ओनर। तो वो पेंटिंग क्या बन गई? कंटीजेंट गुड। ए ने कहा बी को भाई मैं तुझे अपनी सारी घड़ी बेच दूंगा अगर तूफान नहीं आया। तो ए और बी हो गए, लेकिन सामान बेचना किस पे डिपेंड हो गया? तूफान पे, है कि नहीं बात। तो वो घड़ी क्या बन गई? जो तूफान के ना आने पर डिपेंड थी। तो कोई भी खरीद बेच किसी तीसरी घटना पर अगर डाल दी जाए, उस घटना के पूरा होने पर वो ट्रांजैक्शन पूरी होगी, इसलिए वो सामान क्या बनेगा? कंटीजेंट। बोलो भाई समझ में आ गई बात? तो बताना कितने सेक्शन एक साथ पढ़े हमने? प्लस सेक्शन, ये तीनों सेक्शन एक साथ एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर गुड्स के ऊपर क्वेश्चन आया तो पहले तुम बताओगे सेक्शन 4(1) ने बताया सेल्स ऑफ गुड्स में गुड्स होते हैं, फिर तुम बताओगे 2(7) में गुड्स की परिभाषा ये है, और फिर तुम बताओगे कि इससे गुड्स ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है। समझ में आ गई ना बात? बोलो भाई। तो ये था हमारा क्या, लेकिन अभी तो 2 ही बातें हुई हैं। एक किसकी बात हो गई? गुड्स की। और एक किसकी बात हो गई? बायर और सेलर। तो लेकिन एलिमेंट कितने हैं? 7 है। अरे दादा देख रहे हो, देख रहा है विनोद? एक डेफिनेशन पे कितने घंटे लग रहे हैं। अगली बात, 1 मिनट हो जाओ, एक पहले पढ़ो। अगली बात ट्रांसफर ऑफ, बताओ मैंने तुम्हें प्रॉपर्टी का मतलब क्या बताया? ओनरशिप। प्रॉपर्टी का मतलब, इसलिए जज ने लिख के दे दिया भाई ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब होता है ओनरशिप। अब इसमें एक लोचा आया भाई सामने, ये कि भाई तुम्हारे पास कोई सामान था, तुमने भाई मुझे बेच दिया, है ना। तुम्हारे पास कोई सामान था, तुमने मुझे बेच दिया, बिल बन गया, मैं उसका क्या बन गया? सामान के बेचते मैं उसका क्या बन गया? ओनर बन गया, मालिक बन गया। तो जब मैं उसका ओनर बन गया तो जज ने इस प्यार को नाम दिया जर्नल ओनरशिप। क्या नाम दिया?
जर्नल ओनर, कि जर्नली वो बंदा ओनर कहलाया जाता है जिसके नाम पे बिल होता है। जर्नली वो बंदा ओनर कहलाया जाता है जिसके नाम पर। लेकिन भाई पुराने जमाने की पिक्चर की तरह तुम्हें कुछ पैसों की जरूरत थी, तुम पहुंचे जमींदार के पास, जमींदार को तुमने गहने क्या रख दिए, पुराने जमाने की पिक्चर, मम्मी गहने गिरवी रख देती है, बेटा फिर छुड़ाता है। मम्मी पापा को गिरवी रखाई, मंगलसूत्र रखाई मतलब, है ना। तो मम्मी ने पिताजी गिरवी रख दिए, फिर बेटे को बोला पापा गिरवी हैं, बड़ा इंसान बन के पैसा कमा के पापा को जमींदार से छुड़ा के लाना है। लेकिन तुम भी आजकल के जमाने के बच्चे थे, फिल्म वाले बच्चे की तरह निकले, जो बड़ा आदमी बन के पापा को छुड़ा के लाया। तुमने कहा कौन छुड़ाएगा पापा को, मम्मी तुम मेरे साथ चलो। तो तुम पापा को छुड़ा नहीं पाए, जमींदार का लोन पूरा नहीं हो पाया, है ना, जमींदार का लोन। अब बताओ क्या इस लोन को रिकवर करने के लिए क्या जमींदार तुम्हारी ज्वेलरी बेच सकता है? क्या बात कर रहे हो? लेकिन ज्वेलरी का बिल तो तुम्हारे नाम पे है, ओनरशिप तो तुम्हारे नाम पे है, तुम जमींदार को चिढ़ा रहे हो, ले 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 बेच दे पापा को, बेच दे बस क्यों। तो बताओ, ये तो बड़े लोची वाली बात हो गई। अभी लॉ ने बोला ओनर वो बंदा होता है जिसके नाम पे बिल होता है। बिल तो मम्मी के नाम पे ज्वेलरी का, लेकिन मम्मी का वो ज्वेलरी रखी किसके पास, जमींदार के पास। जमींदार ओनर है नहीं तो बेच कैसे देगा? तो नहीं बात। अच्छा अच्छा बताओ, दिल से तो तुम्हें आवाज आ रही होगी, जमींदार बेच सकता नहीं बेच सकता? बेच सकता है भाई, बेच तो सकता है। अब जज कह रहा है यार ये तो फंस गए भाई हम, जमींदार बेच सकता है। इस ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। क्या बोलते हैं? प्लेज मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गिरवी, सामान को गिरवी रखने कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। अगर तुमने कोई भी अपना सामान गिरवी रखा है तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज हो गया, प्लेज। तो प्लेज के केस में जो रियल ओनर होता है वो तो वो होता है जिसने ज्वेलरी खरीदी। जमींदार अंकल को मिलता है स्पेशल ओनरशिप। क्या मिलती है? स्पेशल ओनरशिप, है ना। तो प्लेज के कॉन्ट्रैक्ट के कारण जमींदार अंकल को स्पेशल ओनरशिप दी जाती है। तो ओनरशिप में दो लॉ बनते हैं, एक लॉ बोलो, और दूसरा लॉ, यानी ओनरशिप इज ऑफ टू काइंड। दो तरह की ओनरशिप होती है। भगवान आज पता लगा सर हमें, आज आपने हमारी सर आंखें खोल दी, है ना। दो तरह की ओनरशिप होती है, एक जर्नल और एग्जाम्पल पढ़ लेना भाई। लाला है लैला नहीं है, दिल जलो को लैला दिखाई देगी। ठीक है, सही बात है गलत बात है? तो लाला के पास स्पेशल ओनरशिप प्रॉपर्टी हुई नहीं हुई, उसे बेच के वसूल सकता नहीं वसूल सकता? वसूल सकता है। अब आती है बात भाई किसकी? आखिरी तत्व यानी कि चौथे तत्व की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं सर? प्राइस की बात करते हैं, है ना। अब सुनेंगे सभी बालक ध्यान से, प्राइस में क्या कहा गया। बैटरी सेल वीक हो गया इसका, है ना। कुछ भी नहीं होगा, चूहे का इंतजाम करा जाएगा अभी। अब सुनो ध्यान से, प्राइस की बात आई तो भाई वो लॉई क्या जिसमें लफड़े ना हो। एक दिन सलमान खान ने माधुरी दीक्षित से बोल दिया जूते दो पैसे लो, दूल्हे की साली जूते दो पैसे लो, है कि नहीं बात? जूते दो। अब शैलमोहन भाई कह रहे हैं जूते दो। अब वो पैसे देने को तो तैयार है, माधुरी जी क्या कह रही हैं? अब पहले पैसे फिर जूते, है ना। दोनों कैश सेल्स के बिल्कुल कगार पे खड़े हैं, काउंटर के इस तरफ, है ना, शैलमोहन भाई काउंटर के इस तरफ माधुरी दीक्षित जूते दो पैसे लो, गाना बज रहा है। अब माधुरी दीक्षित कह रही है
कि भाई जूते मैं बेच दूंगी। शैलमोहन भाई कह रहे हैं कि कितने रुपए की दोगे? तो माधुरी दीक्षित ने बोला 1000 रुपए का, 1000 रुपए के जूते मिलेंगे। शैलमोहन भाई ने क्या किया? 1000 रुपए दे दिए। जूते चुराए में से ज्यादा लेगी? 11,000 ले ले, ठीक है, चल 11 ले, ठीक है। अब बताओ 11,000 के जूते बेच दिए। सेल्स ऑफ गुड एक्ट में अगर जूते खराब निकले, सेल्स ऑफ गुड एक्ट में क्या जूतों के ऊपर केस किया जा सकता है? बोलो, क्यों नहीं किया सकता? क्या ये प्राइस, क्या जूते गुड्स नहीं है, मूवेबल है, बायर सेलर अलग अलग है, ओनरशिप बिल बनवा दिए, बिल बन गया नहीं बन गया? ठीक है, तो बायर सेलर हो गए, ओनरशिप चली गई, बिल बन गया, ठीक है, और जूते गुड्स की संज्ञा में भी आ गए, तो क्या प्राइस रह गया? क्या प्राइस वैलिड है या नहीं है? तो वैलिड है। प्राइस का मतलब क्या? पैसा। शैलमोहन भाई कह रहे कि मैं पैसे तो देना चाहता हूं, लेकिन भाई मैं तुम्हें देता हूं 1 रुपया प्लस 999 रुपए के बराबर की लड्डू मिठाई ले लो। तीसरे केस में शैलमोहन भाई कह रहे हैं पैसे लेके क्या करोगे माधुरी जी? सीधा 1000 रुपए के बराबर क्या ले लो? लड्डू ले लो, वर्थ ₹1000। हाँ वही मतलब, बताओ तीसरे वाला प्राइस है या नहीं है? तीसरे वाला क्यों नहीं है? बार्टर सिस्टम वैलिड होता है इनवैलिड होता है? होगा कहीं वैलिड, लेकिन सेल्स ऑफ गुड ने क्या बोला? हमारे यहां बार्टर सिस्टम इनवैलिड है। मसला जो फंसा बाबू, कहां फंसा? अब ये बताओ क्या ये सेल्स ऑफ गुड एक्ट में प्राइस माना जाएगा नहीं माना जाएगा? माना जाएगा। क्यों? ये बात भाई बहुत दूर तक चली गई और दूर तक ले जाने वालों का नाम था शेल्डन वर्सेस, ठीक है। ये बताओ, वो कह रहा सर 99.999% तो क्या है, बार्टर सिस्टम है, 1 रुपये तो कैश दे दिया, इससे कोई प्राइस थोड़ी बन गया। प्राइस बनेगा नहीं बनेगा? बोलो भाई, ओ भाई हवा खा रहा, बताओ प्राइस बनेगा नहीं बनेगा? क्यों? बोलो। तो जज साहब तुम्हारी तरह बिल्कुल दिल जले थे। जज साहब ने बोला, जब तुमने बोला शाहरुख खान बन के मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, कितनी? शाहरुख खान ने इतना हाथ फैला दिया, हाथ फैलाते फैलाते पीछे गिर गया वो। तो इतनी मोहब्बत करता हूं, कितनी? कितनी? तो जज ने बोला कि भाई बताओ, जब तुमने बोला कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, क्या मोहब्बत को तोला जा सकता है? बस करता हूं ये काफी नहीं है क्या? नहीं, हम तो फ्लेम्स खेलेंगे, फ्लेम से निकालेंगे कितनी मोहब्बत है कि नहीं बात? तो बोलो। तो जज ने बोला जैसे तुमने बोला कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, मोहब्बत को तोला नहीं जा सकता परसेंटेज में, ऐसी जज ने बोला जब मैंने बोल दिया डेफिनेशन में फॉर अ प्राइस, तो मैंने प्राइस को तोला नहीं कि कितनी परसेंटेज प्राइस होना चाहिए। भाई कम से कम 10% तो कैश दे दे, तो 1000 का 100 रुपए बनता कैश। क्या जज ने डेफिनेशन में बोला प्राइस परसेंट? नहीं। तो बस क्या होनी चाहिए? जो तुमने बोला था उससे बस मोहब्बत होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? ये काफी। देख रहा दिल जलो को, है ना? ये बात ये लिखी भाई, बस मोहब्बत होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, ये काफी नहीं है ना? पढ़ना जरा। बुलाती है मगर जाने का नहीं, पढ़ते हैं तो घबराने का नहीं। पढ़ो भाई। ओ भैया बतिया रहे हो भाई, मेरा तो चांटा खा के ब्रेकअप हुआ था। अपनी पर्सनल बातें क्यों बता रहे हो दूसरे को? मैंने चांटा खा लिया था, उनने चप्पल मारी थी, ये नहीं पढ़ रहा। प्राइस का मतलब क्या है? क्या परसेंटेज दी? ये रहा भाई शेल्डन वर्सेस कॉक्स, ये रहा भाई शेल्डन वर्सेस। द कंसिडरेशन में बी पार्टली इन मनी एंड पार्टली इन बिकॉज लॉ डज नॉट प्रोहिबिटेड। कितने केस हो गए आज के? पहला स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमनलाल एंड कंपनी। दूसरा केस शेल्डन वर्सेस कॉक्स क्या कहता है? प्राइस होना चाहिए, कितना है इंपॉर्टेंट नहीं।
ठीक है, एक चीज याद रखना, बार्टर गुड्स में, बार्टर प्राइस में कवर नहीं, क्योंकि वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कवर नहीं। ठीक है भाई, बोलो समझा के बाद। अब भाई एक बालक है ना, क्या नाम है भाई तुम्हारा, पूरा नाम बताओ। ऋषि यादव है ना। अब ये ऋषि यादव जी कह रहे हैं पापा से, पापा मजा नहीं आ रहा। पापा कह रहे तमीज में आ जा, किस बात के लिए मजा नहीं आ रहा। पापा यादव में मजा नहीं आ रहा। पापा ने कहा यादव में मजा नहीं आ रहा, क्या मतलब इस बात का। पापा ऐसा लगा, मतलब भारी सा लगे सरनेम ना, मैं पापा रखना चाहता हूं अपना नाम ऋषि अंबानी। सुन तो लो, अरे बात करे, सुन नहीं रहे बात। पापा भाई दिल के बहुत अच्छे। पापा ने कहा कर ले भाई, तुझे ये तसल्ली भी करनी है ना, कर ले। फिर पापा ने बोला सुन, जब नाम चेंज करा है तो अंबानी को करा रहा है, अपना नाम रख ऋषि मस्क। इंटरनेट ऋषि मस्क, टेस्ला तो होगी कम से कम तेरी, है कि नहीं बात। भैया ने नाम रखा ऋषि जुगरबर्ग। अरे इंस्टाग्राम का मालिक, फेसबुक इंस्टाग्राम का मालिक ऋषि मस्क रखने को तैयार है, चलो टेस्ला का मालिक बन जाए। पापा ने बोला यार अगर अमीर बोलो, अमीरों वाली अगर कास्ट रखनी है, वो रखनी है अगर सरनेम, तो इंडिया की क्यों रख रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे जाना, इंटरनेशनल लेवल पे जा। बिल गेट्स की जगह उनका बेटा बन ऋषि गेट्स लगा अपना नाम, ऋषि गेट्स, ये बढ़िया लग रहा भाई। तो ऋषि ने अपना नाम रखा ऋषि। सुनना ध्यान से, भाई ने अपनी पूरी कानूनी बातें पूरी करी, मार्कशीट में नाम चेंज, आधार कार्ड में चेंज, सब जगह चेंज कर, जहां जहां चेंज करा सकता वहां चेंज करा दिया। आईसीआई का रजिस्ट्रेशन भी आया तो ऋषि गेट्स लिखा आ रहा है। ठीक है ना, समझ में आई ना बात। अब ये सब नाम रखने के बाद एक दिन ऋषि भाई कहीं घूम रहे थे और ऋषि भाई से पूछ लिया पड़ोसी ने, अरे यार जाने पहचान से लग रहा है, यादव जी के बेटे हो ना। बोल, तुम जवाब नहीं दोगी, बोल यादव जी के बेटे हो या नहीं हो। क्या कह रहा, पीछे चप्पल लेके खड़े पापा कोचिंग के बाहर, आइयो बेटे। चप्पल भी रिलैक्सो वाली रबड़ की, जो कमर पे लगती छपेगी। पहले तो पड़ोसी ने बजा दिया, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, तेरे तो बर्थडे पे मैं आया था, यादव जी का लड़का नहीं है तू। समझ गए ना, समझ गए नहीं, समझ गए। ओ भाई पीछे वाले भैया गौरव भाई इधर जानना ना, समझ गए ना भाई। जज ने यही बोला, जज ने बोला एक बात याद रखना, एक पिक्चर आई थी सनी देओल की, उसमें एक डायलॉग था, बाप बाप होता है, वो बात जज ने लिख के बोल दी। बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। बेटा चाहे अपना नाम कितना ही बदल ले भाई, बेटा अपना नाम कितना ही बदल ले, बेटे के अंदर बाप के गुण सदैव रहेंगे। अब जैसे कि बेटे को यह बताने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारे मेरे बीच में किसी भी गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट जब होगा जब तुम 18 साल के हो जाओ और मैं 18 साल का हो जाऊं, ये बेटे को पहले से, तो ये गुण किसने बताए थे, कॉन्ट्रैक्ट में, है ना। तुम और मैं दिमागी तौर पर साउंड होने चाहिए, ये बात किसने बताई, तो ये बेटा नहीं बताएगा, सेल्स एग्जीक्यूटिव नहीं बताएगा, ये गुण उसके अंदर पहले से है। मैं तुम्हें ऑफर करूंगा सामान खरीदने के लिए, बेचने के लिए, तुम उसे हाँ करोगे तब मैं तुम्हें सामान बेचूंगा, ये बात बेटा नहीं बताएगा, ये बात बाप ने बता दी, है कि नहीं बात। तुम और मैं सामान लीगल बेचेंगे, थोड़ी कि मैं तुम्हें ड्रग्स बेच दूंगा। तुम और मैं सामान क्या बेचेंगे, लीगल, बोतल बेच रहे लीगल, मोबाइल बेच रहे लीगल, ये बात बाप ने बता दी। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर की सामान की लेन देन कैसी होनी चाहिए, लीगल। बोलो भाई, तो पिताजी के जितने भी गुण थे कि हम मेजर होने चाहिए, साउंड माइंड होने चाहिए, लीगल होना चाहिए, ऑफर होना चाहिए, ये सारे गुण बेटे के अंदर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाप के गुण ऑलरेडी बेटे के अंदर मौजूद है। समझ में ना बात, तो उनके सारे गुण क्या होंगे, मौजूद होंगे। समझाएगी बात, कितने एलिमेंट थे, 7, ठीक है ना। तो बताओ कौन सा डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ी कानून को, डेफिनेशन बोलो ना नालायको, डेफिनेशन नहीं बोल रहे। बोलो कौन, वेयर, वेयर बाय
सेलर ट्रांसफर और एग्री टू ट्रांसफर। तो सेलर और बायर डिफाइन कर दिए, है ना, गुड्स डिफाइन कर दिया, प्राइस डिफाइन कर दिया, ओनरशिप डिफाइन कर दी। ट्रांसफर और एग्री टू ट्रांसफर डिफाइन नहीं किया ना, है ना, क्योंकि ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, बेच देना, और एग्री टू ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, बेचेंगे। उसको एलिमेंट में डालने के बजाय, उसमें सुनना, उसको एलिमेंट में डालने के बजाय अलग सेक्शन में बता दिया। सुनो, और ये भाई बच्चे सोचते हैं सर क्या ही पूछ लेगा। सितंबर 2024 में क्वेश्चन आया बाबू, सितंबर 2024 में एक केस स्टडी आई बहुत सिंपल, जिसका आंसर इस यहां से देना था, और बच्चा बड़ी बड़ी बातें पढ़ रहा है, ट्रांसफर पढ़ जाऊंगा, गुड्स पढ़ जाऊंगा, ये पढ़ जाऊंगा, वो पढ़ जाऊंगा, है ना। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एग्रीमेंट टू सेल से पढ़ो ध्यान से। वेयर अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम सेलर टू बायर, इट इज कॉल्ड, क्या वर्ड लिखा है, ट्रांसफर या ट्रांसवर्ड, ईडी लग गया बाबू। ईडी दर्शाता है काम हो चुका है। ईडी क्या दर्शाता है, प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर्ड। ईडी वर्ड दिखाता है प्रॉपर्टी, यानी ओन प्रॉपर्टी का मतलब कि गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है, इसलिए वो क्या बना, सेल, इसलिए वो क्या बना, सेल। लेकिन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स टेक प्लेस एट, अगर किसी भी गुड्स की ओनरशिप फ्यूचर टाइम पर ट्रांसफर की जाएगी, प्रॉपर्टी मतलब किसी भी गुड्स की ओनरशिप अगर फ्यूचर टाइम पर ट्रांसफर की जाएगी, ऐसे ओनरशिप ट्रांसफर करने वाले कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं, समझ में आ गई बात। अब सबसे खतरनाक बात, क्या तुम बता सकते हो एग्रीमेंट टू सेल, सेल कब बन जाएगा, एग्रीमेंट टू सेल कि मैं तुम्हें सामान बेचूंगा, मैं तुम्हें केक बेचूंगा, ऐसा एग्रीमेंट टू सेल सेल का रूप कब ले लेगा, क्योंकि एक ना एक दिन एग्रीमेंट टू सेल को सेल तो बनना ही है भाई, एक ना एक दिन एग्रीमेंट टू सेल को सेल तो है कि नहीं बात भाई, एक ना एक दिन बीज को पौधा बनना ही है कि नहीं बात। ऐसी एग्रीमेंट टू सेल को सेल तो बनना ही है। वो खतरनाक दिन, कयामत का दिन कब होगा, जब एग्रीमेंट टू सेल सेल बन जाएगा। जिस दिन का एग्रीमेंट टू सेल था वो दिन, और मीम चले पीछे से, आखिरकार वो दिन आ ही गया, ये वाला मीम जब चलेगा तो क्या बोलेगा सामने, एग्रीमेंट टू सेल बिकम सेल व्हेन, या तो वो उस दिन का समय निकल जाए या फिर वो कंडीशन पूरी हो जाए जिसके बेस पर एग्रीमेंट टू सेल को सेल बोल दिया जाएगा। समझ गई बात। तो इसके ऊपर क्वेश्चन था, ये जो बन रहा है ना, बम पटाखे बन रहे हैं भाई, ये बम पटाखे जो बन रहे हैं, इसके ऊपर केस स्टडी पूछ ली कि एग्रीमेंट टू सेल सेल बनने के बाद क्या होगा, एग्रीमेंट टू सेल सेल बनने के बाद वो सेल हो जाएगी, है कि नहीं बात। तो 4-3 और 4-4 से क्वेश्चन था, है ना। तो अगली क्लास में पेपर मिल गया तो तुम्हें दिखाऊंगा क्वेश्चन, है ना। अब ये बताओ, दोनों में डिफरेंस बता सकते हो, बोलो भाई। दीदी इधर ध्यान दो, दोनों में डिफरेंस, किसके बीच में डिफरेंस। अब सुनो ध्यान से, मुझे बताओ सेल में ओनरशिप कब जाती है, ओनरशिप कब जाती है, पक्का सारे बच्चे पीछे वाले भी समझ गए बात। सेल में ओनरशिप कब चली जाती है, इमीडिएटली, जैसे मैंने तुम्हें सेल करी तुम मालिक बन गए, मैंने तुमसे पैसा ले लिया, इमीडिएटली। एग्रीमेंट टू सेल में ओनरशिप कब जाती है, फ्यूचर डेट पर, जिस डेट पर मैं तुम्हें वो सामान दूंगा। अब सुनो ध्यान से अगली बात, अगर ओनरशिप चली गई तो बताओ रिस्क किसका, सामान खराब हो गया, बायर का सेलर का, पक्का। तो भाई जैसे कहावत है ना, जिसकी लाठी सेल्स ऑफ गुड रेट कहता है, जिसकी ओनरशिप उसी का रिस्क, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके ओनरशिप उसका रिस्क। जैसे ही ओनरशिप बायर के पास चलेगी तो रिस्क भी किसका हो गया, बायर का। एग्रीमेंट टू सेल में ओनरशिप क्या गई, नहीं गई, तो रिस्क किसका, तो ये दुकानदार का रिस्क, दुकानदार का रिस्क है, वो रिस्क बायर के पास ट्रांसफर। अच्छा, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसका रिस्क, लॉस किसका होगा। तो तीसरा पॉइंट हमें ले गया 5वें पॉइंट की तरफ।
सॉरी दूसरा पॉइंट ले गया 5वें पॉइंट की तरफ। अगर रिस्क बायर का है तो लॉस किसका? समझ गए भाई? और अगर एग्रीमेंट टू सेल में रिस्क बायर का नहीं दुकानदार का है तो लॉस भी किसका? तो यहां लिखा है लॉस किसका? सेलर। बोलो समझ की बात? जब तुमने कोई सामान मुझे बेच दिया बाबू, जब तुमने कोई सामान मुझे बेच दिया तो बेचने को पास्ट टेंस में होगी बात, इसलिए इसको बोलते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। जो एग्जीक्यूट हो चुका है, जो एग्जीक्यूट हो गया, इसलिए एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन जो मैं तुम्हें सामान फ्यूचर में बेचूंगा वो तुम्हारे बीच में ट्रांजैक्शन, तुम्हारे मेरे बीच की डील एग्जीक्यूट होगी, तुम्हारे मेरे बीच की डील एग्जीक्यूट, तो उसे क्या बोलेंगे? एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। 4 पॉइंट लिख देंगे ना, डिफरेंस है, कई बार डिफरेंस डायरेक्ट आ जाता है। 4 पॉइंट लिख देंगे, लिख देंगे। अब मान लो अगर दुकानदार ने धोखा किया, पहले चलो ये बताते हैं ना, सुनो ये बताओ, सेल हो गई, सेल होने के बाद घर जाके देखा सामान खराब निकला, है कि नहीं बात? मान लो चलो यादव जी की शादी थी, यादव जी दूध का पैकेट लेके आए कि भैया चाय बनाएंगी मम्मी, बढ़िया, दूध की चाय फटी हुई निकली, यादव जी का रिश्ता कैंसिल हो गया। जिस घर में चाय फटे हुए दूध की बन रही हो वहां रिश्ता, बड़ी मुश्किल से रिश्ता पक्का हुआ था यादव जी का, है ना। अब यादव जी को इतना गुस्सा आ रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है, ये बताओ रहपटे रहपटे नहीं, रहपटे रहपटे चांटे चांटे नहीं बजाएंगे। यादव जी अपना गुस्सा किस पे निकालेंगे? क्योंकि पापा ने इनके ऊपर निकाल दिया था, पापा जी ने तो रहपटे बजा दिए इसके, लेकिन ये गुस्सा किस पे निकालेंगे? दुकानदार से लड़ाई नहीं करनी। बताओ दुकानदार से क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? ना ना, और क्या बोल सकते हो? हाँ, पहला क्या? पहला नुकसान ये कि जो दूध का पैकेट, जो दूध फटा हुआ निकला, वो दूध तो सही ले सकते हैं, है ना। इसका मतलब जब सेल होती है तो पहला अधिकार जो जिंदा होता है वो दुकानदार के खिलाफ नहीं होता, पहला अधिकार जिंदा होता है गुड्स के खिलाफ। तुम सीधा गुड्स की गर्दन पकड़ोगे, ये ले पकड़, पुराना माल नया माल दे, खराब सामान दे दिया तूने, वो खुद सॉरी मांग रहा है, भैया मुझे नहीं पता था, दूध का तो पैकेट पीछे से आता है, अमूल का पैकेट था, मेरे पास आया, मैंने आपको दे दिया, मैंने थोड़ी इंजेक्शन लगा के इसको खराब कर दिया। तो तुम समझ, ये बात हम भी समझते हैं, इसमें दुकानदारी गलती नहीं, हो गया खराब। तो तुम्हारा सेल के केस में पहला अधिकार किसके ऊपर होता है? तो जज ने बोला राइट अगेंस्ट द गुड्स। तुम गुड्स के खिलाफ राइट दिखाओगे, क्या होगा? क्या दे? पहले सामान दे, और जो इंसल्ट हुई है उसका क्या मिलेगा? हर्जाना। तो ये लिखी बात, तुम्हारा राइट ये है सेल में कि पहले तो तुम गुड्स ठीक लोगे, और क्या लोगे? डैमेज। दुकानदार को बोलोगे भाई तू कराएगा मेरी शादी, अब रोन लगा बेचारा ऋषि वहां पे जाके, तू कराएगा मेरी शादी, है कि नहीं बात? तो वो पैकेट भी नया देगा और शादी टूटने का हर्जाना भी इसको देगा। इसको बोलते हैं जस इन, बाबू मंगल ग्रह की भाषा में क्या बोलते हैं? जस इन रैम। जस मतलब राइट, इन मतलब अगेंस्ट, और रैम मतलब प्रॉपर्टी या गुड। तो राइट अगेंस्ट द गुड्स जिंदा होता है। क्या जिंदा होता है? राइट अगेंस्ट द गुड्स, है ना। कहानी बदलते, सुनना ध्यान से। तुमने जिस बंदे के यहां पे केक बुक किया था, है ना, जिस बंदे के यहां पे केक बुक किया था, तो वो एग्रीमेंट टू सेल था। उसका फोन आया, है ना, या तुम उसकी दुकान पे पहुंचे, तुमने कहा भैया मेरा केक दे दो, उसने कहा तुझे तो बिल्कुल नहीं दूंगा, ऐसी शक्ल वाला वो केक नहीं बेचता मैं। तो तुम कह रहे हो ये क्या बदतमीजी है भाई, तूने क्या कहते हैं केक नहीं बेचता, तब क्यों नहीं मना किया जब तूने ऑर्डर लिया था? वो कह रहा नहीं बेच रहा। अब तुम्हें पता लगा वो बेच इसलिए ना क्योंकि केक उसने बनाया ही नहीं, केक उसने, अब क्या करोगे? अब बोल नहीं रहे, अब क्या करोगे? किससे? क्या केक मांगोगे? केक तो है ही नहीं ना। अब सीधा किसकी गर्दन पकड़ोगे? अब सीधा गुड्स की गर्दन हाथ में नहीं आएगी, किसी गर्दन हाथ में आएगी? दुकानदार का टैटू दबा देना। क्या बोलना? पैसे निकाल रहा है या दबा दूं? नहीं नहीं भाई, नहीं, क्रिमिनल एक्ट में मत जाना,
अब बताओ, एग्रीमेंट टू सेल में अगर गुड्स ही जिंदा ना हो, एग्रीमेंट टू सेल में अगर गुड्स ही जिंदा ना हो तो गुड्स के खिलाफ राइट हो ही नहीं सकता। इसलिए जज साहब ने क्या बोला, राइट अगेंस्ट द पर्सन, राइट अगेंस्ट द, क्या लिखा, बायर हैज द राइट टू क्लेम द। बताओ, अब देखो ध्यान से सुनो, यहां मैं गुड्स भी ले रहा हूं और यहां मैं डैमेज भी ले रहा हूं, यहां मैं गुड्स भी ले रहा हूं, यहां मैं, लेकिन यहां सिर्फ डैमेज ले रहा हूं। तो बताओ एग्रीमेंट टू सेल में गुड्स क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि गुड्स जिंदा ही नहीं है भाई। एग्रीमेंट टू सेल में गुड्स जिंदा इसलिए नहीं क्योंकि उसने गुड्स बनाए नहीं। वो कह रहा भाई जब गुड्स बनाए नहीं तो मैं तेरे को दे कहां से दूं। तो यहां दुकानदार से पंगा लिया जा सकता है, गुड्स से पंगे, इसलिए इसको बोला राइट अगेंस्ट द पर्सोनम। कुछ बच्चों को यहां सोनम दिख रही होगी भाई, सोनम सोनम है, अच्छी बात है, लेकिन भाई पर्सन भी तो है, पर्सन भी तो है। तो राइट अगेंस्ट द पर्सोनम यानी कि राइट अगेंस्ट द पर्सन, ठीक है। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर ये भाषा कैसी है, तो उनको बता देता हूं। ये जो रैम, पर्सोनम, जस, एक्चुअली में जैसे हम हिंदी की बात करें तो हिंदी को डिराइव किया गया संस्कृत से, ऐसी लॉ की जो इंग्लिश बनाई गई वो डिराइव की गई लैटिन भाषा से। तो ओरिजिनली लॉ वाज मेड इन लैटिन लैंग्वेज। तो जैसे हम कई बार मुहावरे नहीं लेते, मुहावरे अपने यहाँ पे, खोदा पहाड़ निकली चुईया, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, है ना। तो जैसे मुहावरे होते हैं, ऐसी लॉ में लैटिन वर्ड्स के कुछ मुहावरे ले लिए जाते हैं, और उनमें से एक मुहावरा लिया जसिन पर्सोनम, एक मुहावरा लिया जसिन रैम, और फिर जज ने बोला इन मुहावरों को एज इट इज याद रखना, इसका मीनिंग नीचे लिख देना। तो क्या एग्जाम में जसिन रैम लिखना इंपॉर्टेंट है, राइट अगेंस्ट द प्रॉपर्टी? जसिन रैम ज्यादा लिखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नंबर इसके ही मिलेंगे। अगर कोई चीज लैटिन भाषा में आपकी लॉ में लिखी है तो आईसीएआई ये चाहता है कि आपको वो लैटिन भाषा याद होनी चाहिए। तो सेल्स ऑफ गुड एट का पहला लीगल वर्ड जो लैटिन भाषा में था वो क्या निकला? जसिन रैम और जसिन पर्सोनम। समझ गए भाई? बोलो। चलो, गर्मी बहुत हो रही तो बाकी बात ठीक है, बाकी बात अगली, ये टॉपिक अगली क्लास में पढ़ो। चलो दोस्तों, ऑनलाइन वाले बच्चों, टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।